ए वर्ल्ड वर्थ प्रोटेक्टिंग। अध्याय 631। मदद के लिए पुकार। विशाल युद्धपोत 3 डिस्क से बना था जो अपने भीतर 3 दुनियाओं को समेटे हुए प्रतीत होता था। तलवार के शरीर के अंदर आग के समुद्र से उठकर एक शक्तिशाली तलवार के बल पर आगे बढ़ा और तलवार के हैंडल की ओर तेजी से बढ़ा। मुख्य विशाल विस्तार दाव पैलेस द्वीप पर ली वुचेन और जोऊ मेई का विवाह समारोह जारी रहा। वान बाओले और फैंग क्यूरन के आशीर्वाद के बाद दाव पैलेस और फेडरेशन के साधकों ने जोर से जयकार करना शुरू कर दिया था। दाव पैलेस खुशी के जश्न का सागर था। जो लोग समारोह में शामिल नहीं हुए थे वे भी मुख्य शिखर पर सार्वजनिक चौक से हंसी सुन सकते थे। उस पल सब कुछ बहुत सही लग रहा था। विशाल विस्तार दाव पैलेस में शांति और खुशी का माहौल था, जबकि हाइसिंथस का पेड़ हवा में थोड़ा हिल रहा था। फेडरेशन के साधकों ने खुद को आंशिक रूप से दाव पैलेस के साथ आत्मसात कर लिया था। स्पिरिट इंटरनेट की स्थापना और वित्तीय ऋण प्रणाली की शुरुआत, साथ ही कई अन्य नई पहलों ने विशाल विस्तार दाव पैलेस के शिष्यों को संघ के तरीकों के अभ्यस्त होने की अनुमति दी थी। संघ के साधकों के प्रति उनके दृष्टिकोण में भी भारी बदलाव आया था। वान बाओले की स्थिति ने भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अपवादात्मक स्थितियों को छोड़कर अत्यधिक विनियमित और सख्त दाव पैलेस में उनका अधिकार अडिग था। यदि वर्तमान स्थिति जारी रहती तो एक दशक के भीतर कई अंतर्जातीय विवाह हो जाते और अगली पीढ़ी का जन्म हो जाता, आत्मसात पूरा हो जाता और तब तक संघ और दाव पैलेस पूरी तरह से अविभाज्य हो जाते। फैंग क्यूरन और ली जिंगवन के बीच समझौता साकार हो जाता। गठबंधन ने संघ सभ्यता को पर्याप्त रूप से विकसित होने और बाद की प्रगति को गति देने की अनुमति दी होगी। संघ सभ्यता आगे बढ़ने में सक्षम हो गई होगी। ये वही था जिसकी संघ ने आशा की थी और जिसे वान बाओले ने भी हासिल करने की आशा की थी। यही कारण था कि ली वुचेन और जोऊ मेई के मिलन के लिए वान बाओले का आशीर्वाद ईमानदार था और उसकी मुस्कान उम्मीद भरी थी। बेशक उसके हिस्से में अभी भी पछतावा था। वह एक युवा व्यक्ति भी था जो अभी भी अविवाहित था और उसका कोई साथी नहीं था। उसकी निगाहें भीड़ में बेकाबू होकर झाओ यामिंग पर टिक गईं। झाओ यामिंग मुस्कुरा रही थी, उसकी आंखें नवविवाहित जोड़े के लिए खुशी और आशीर्वाद से चमक रही थीं। उसके चेहरे पर ईर्ष्या का भाव भी दिख रहा था। उसे लगा कि वान बाओले की नज़रें उस पर हैं। झाओ यामिंग ने अपने बालों के ताले हल्की हवा से ढीले हो गए को अपने कान के पीछे धकेला और उसकी चमकदार आंखें वान बाओले से मिलीं। उनकी नज़रें मिलते ही झाओ यामिंग मुस्कुराया। वान बाओले को नहीं पता था कि उसका दिल अचानक क्यों धड़कने लगा। उसने सहज रूप से अपना पेट रगड़ा। अचानक हुए इस इशारे ने तुरंत जादू को तोड़ दिया, जिससे झाओ यामिंग अवाक रह गई। वान बाओले भी शर्मिंदा लग रहे थे। वह झाओ यामिंग से कुछ शब्द कहने ही वाले थे कि जोऊ मेई और ली वुचेन, जो भीड़ के साथ ड्रिंक्स का आदान प्रदान कर रहे थे, अचानक वान बाओले के सामने आ गए। डीन, जोऊ मेई ने काफ़ी पी ली थी, इसलिए उसके गाल लाल हो गए थे और वह वान बाओले को सम्मान और आदर के साथ देख रही थी। उसके मन में कृतज्ञता भी थी। उसने झुककर प्रणाम किया और फिर वान बाओले को वाइन का प्याला भेंट किया। ली वुचेन एक तरफ खड़े थे। वान बाओले के प्रति उनकी भावनाएं मिश्रित थीं, लेकिन वे भी वान बाओले के दृढ़ निश्चय और उनके प्यार के लिए समर्थन के लिए उनके प्रति आभारी थे। उन्होंने एक गहरी सांस ली और प्याला पूरा भर दिया। वान बाओले ने अपनी चाल रुकी और अपने सामने खड़े जोड़े को देखा, इससे पहले कि उसकी नज़र जोऊ मेई पर पड़े। उसके दिमाग में दाव माउंटेन मिस्ट अकेडमी की एक युवा लड़की होने की यादें उभर आईं। वह ली वुचेन की ओर मुड़ा, उसका दिल बधाई की खुशी और सांत्वना से भर गया। उसने शराब का प्याला लिया, फिर चिढ़ाते हुए कहा, मेयर, तुम मुझे अपना गुरु कह सकती हो। जोऊ मेई ने अपना सिर उठाया और अपनी आंखों में उत्साह के साथ वान बाओले को देखा। वह लंबे समय से वान बाओले को अपना गुरु मानती थी। वास्तव में वह अकेली नहीं थी। छात्रों का वह मूल बैच जिसे वान बाओले ने व्यक्तिगत रूप से पढ़ाया था, सभी को ऐसा ही लगता था। यहाँ तक कि बाद के बैच जिन्होंने वान बाओले से शिक्षा नहीं ली थी, वे भी उनका सम्मान करते रहे। ये हर उस छात्र के लिए सच था जिसने वान बाओले के डीन बनने के बाद से दाव माउंटेन मिस्ट अकादमी से स्नातक किया था। उसने उत्साह से गहरी सांस ली और एक बार फिर वान बाओले का अभिवादन किया। मास्टर को नमस्कार। संघ और दाव पैलेस ने जोऊ मेई को वान बाओले का अभिवादन करते देखा और इस अभिवादन ने उनके देखने के तरीके को बदल दिया। दाव पैलेस ने परंपरा को बहुत महत्व दिया। जोऊ मेई द्वारा वान बाओले को मास्टर के रूप में संबोधित करने का मतलब था कि विशाल विस्तार दाव पैलेस में उसकी स्थिति और पहचान अब बदल गई थी। वास्तव में अब उसे विशाल विस्तार दाव पैलेस में एक निजी शिष्य के रूप में माना जाएगा। वह वान बाओले की पहली निजी शिष्या के रूप में भी जानी जाएगी। ये बेहद महत्वपूर्ण था। भीड़ के आश्चर्य और ईर्ष्या के बीच वान बाओले ने ली वुचेन को देखकर मुस्कुराया। ली वुचेन को पता था कि जोऊ मेई के लिए इसका क्या मतलब था, और भले ही वान बाओले के प्रति उसकी भावनाएं अभी भी उनके पिछले संघर्षों से मिश्रित और कलंकित थीं, लेकिन जैसे ही उसने वान बाओले की ओर देखा, ये जल्द ही गायब हो गईं। उसने एक गहरी सांस ली, फिर जोऊ मेई के गहरे झुकने की नकल की। वान बाओले मुस्कुराया। उसने शराब पी और अपना प्याला नीचे रख दिया।
वह बोलने ही वाला था कि अचानक कुछ हुआ। साफ आसमान जो कि सरनी संरचनाओं द्वारा बनाया गया था, दाव पैलेस के ऊपर आसमान में एक गगनभेदी गड़गड़ाहट के साथ बदल गया। धमाका! गड़गड़ाहट ने आकाश और पृथ्वी को हिला दिया। वांग बाओले भी कांप उठे और फैंग क्यूरन के चेहरे पर चिंता का भाव छा गया। उनके आसपास के शिष्यों की आंखें चौड़ी हो गईं। उनके चेहरे पर भ्रम की स्थिति बन गई क्योंकि उनके अंदर बेचैनी उभरने लगी। उन्हें इस बारे में बुरा लग रहा था। ये शोर क्या है? क्या हुआ? सदमे और चिंता की चीखें गूंज उठीं। आकाश में हलचल और विकृति होने लगी और गड़गड़ाहट की एक श्रृंखला प्रत्येक पिछली से अधिक जोरदार फूट पड़ी। भूमि कांप उठी, दाव पैलेस हिल गया और आग का समुद्र उबलने लगा। आकाश और भूमि बदल गई थी। हवाएं गरजने लगी और बादल पीछे हट गए। दाव महल में ये दृश्य देखकर लोग स्तब्ध रह गए। कई साधक जो विवाह समारोह में शामिल नहीं हुए थे, वे जल्दी से अपने गुफा निवास से बाहर निकल आए और अपने आसपास हो रही घटनाओं को देखकर स्तब्ध रह गए। मी लीजी भी वहां आए और उनकी आंखों में अविश्वास था क्योंकि वे अचानक तलवार के शरीर की ओर मुड़े और घूरने लगे। वांग बाओले की सांसें तेज हो गईं। उन्होंने चारों ओर देखा तो उन्हें लगा कि कुछ ठीक नहीं है। अचानक आसमान में कहीं से एक बवंडर दिखाई दिया। ऐसा लग रहा था कि यह तलवार के शरीर से आया है, जो आग के समुद्र में लहरें उड़ा रहा था और इसके बाद विस्फोटों की एक श्रृंखला बना रहा था। दूर से जोरदार गड़गड़ाहट के साथ विस्फोट हुए और जैसे जैसे बवंडर अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को बहाता हुआ नजदीक आता गया, आग के समुद्र में तूफान मचाता गया और शोर का ऐसा प्रकोप पैदा हुआ जिसने सभी के दिलों में दहशत पैदा कर दी। सभी के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। इससे पहले कि वे कुछ कर पाते, दूर से किसी बहुत बूढ़े व्यक्ति की आवाज़ गूंजती हुई आई। ऐसा लग रहा था कि यह हवाओं के साथ बहकर दाव पैलेस के पास से गुजरा है। मुझे बचाओ, मुझे बचाओ! यह आवाज़ पूरे दाव पैलेस में गूंज उठी। फैंग क्यूरन, जो अपने सामने के दृश्य से घबरा गई थी, ने इसे सुना। वह अचानक हिंसक रूप से हिल गई। उसके चेहरे पर एक ऐसा भाव था जो पहले कभी किसी ने नहीं देखा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह मानसिक रूप से टूटने की कगार पर थी और वह सदमे में चिल्ला उठी। पिता! फैंग क्यूरन उस आवाज़ को अच्छी तरह से पहचानती थी। यह उसके पिता थे, जो विशाल विस्तार दाव पैलेस के एक बुजुर्ग थे जो युद्ध में मारे गए थे जबकि प्राचीन हरे कांस्य तलवार अंतरिक्ष में यात्रा कर रही थी। वह कभी न खत्म होने वाले कबीले के खिलाफ लड़ाई में मारे गए थे। चाचा मास्टर! मी लीजी ने भी आवाज़ पहचान ली। जैसे ही वह मुड़ा और फैंग क्यूरन को देखा, उसके अंदर सदमा भर गया। उन्होंने एक दूसरे की आंखों में अविश्वास और सदमे की झलक देखी। फैंग क्यूरन की सांसें तेज हो गईं। बिना किसी हिचकिचाहट के वह बाहर निकली और उस दिशा में दौड़ी जहां से आवाज़ आई थी। एल्डर फैंग, कृपया प्रतीक्षा करें। मी लीजी और फैंग क्यूरन के बीच मतभेद हो सकते हैं, लेकिन दाव पैलेस के प्रति उनकी निष्ठा निर्विवाद थी। फैंग क्यूरन ने अभी अभी तरकीन तरीके से काम किया था, हालांकि वह उसे समय रहते रोक नहीं सका। उसने अपने दांत पीस लिए और उसका पीछा करने का फैसला किया। दाववादी यूरान भी अपने चेहरे पर गंभीर भाव लिए हुए दिखाई दिया था। वह भी दो बुजुर्गों के पीछे गया, दूरी की ओर बढ़ते हुए। सब कुछ बहुत जल्दी हुआ। इससे पहले कि भीड़ अपने सदमे से उबर पाती और प्रतिक्रिया करती, तीनों सोल कंडित क्षेत्र के साधक क्षितिज में गायब हो गए। वांग बाओले के चेहरे पर असंख्य भावनाएं उभर आईं। संप्रदाय के स्वामी जू, विशाल वृक्ष और दाव पैलेस और संघ के अन्य साधकों ने एक ही अनुभव साझा किया। सभी को एक ही एहसास हुआ, कुछ बड़ा होने वाला था। तलवार के शरीर और तलवार के हैंडल को अलग करने वाली सीमा पर गरजने वाले विस्फोट आसमान की ओर बढ़ते रहे। विशाल युद्धपोत अंततः बाधा से मुक्त हो गया। बैरियर में दरार आने पर उसका आधा शरीर तलवार के हैंडल के किनारे दिखाई दिया। ये तुरंत टूटा नहीं, लेकिन इसके टूटने की आवाज़ से इसके अंतिम और जल्द ही होने वाले पतन का संकेत मिला। युद्धपोत ने उस क्षण अपनी प्रगति को रोकना चुना। ये बैरियर के भीतर मंडराते हुए रुक गया, तलवार के शरीर और तलवार के हैंडल के बीच में फंस गया। युद्धपोत के अंदर से एक कर्कश, कमजोर और बूढ़ी आवाज़ लगातार बाहर आ रही थी। मुझे बचाओ, मुझे बचाओ! आवाज़ हवा में गूंज उठी। बैरियर में दरार ने युद्धपोत के चारों ओर आसमान में बवंडर पैदा कर दिया। बवंडर तलवार के हैंडल में आगे बढ़ने लगे। पूरा दाव महल कोहराम में डूब गया। तीनों सोल कंडित क्षेत्र के बुजुर्गों के चले जाने के बाद सभी के दिलों में भय और बेचैनी छा गई। ली वुचेन और जोऊ मेई का विवाह समारोह अचानक समाप्त हो गया। जबकि दाव महल के बाकी लोग चिंता और भय में डूबे हुए थे, वांग बाओले ने झाओ यामिंग, संप्रदाय के स्वामी जू और विशाल वृक्ष को बुलाया और चर्चा की कि अभी क्या हुआ था। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि संप्रदाय के स्वामी जू और विशाल वृक्ष को सबसे बुरी स्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए। उन्हें टेलीपोर्टेशन सरणी संरचना का उपयोग करके सभी को निकालना था, जिसे संप्रदाय के स्वामी जू ने गुप्त रूप से स्थापित किया था यदि स्थिति की आवश्यकता होती। उन्हें किसी भी क्षण खाली करने के लिए तैयार रहते हुए गुप्त रूप से तैयारियां करनी थीं।
संप्रदाय के स्वामी जू, साथ ही विशाल वृक्ष और झाओ यामिंग, जिन्हें अभी अभी दूसरे टेलीपोर्टेशन सरणी संरचना के बारे में पता चला था, सभी ने इस मामले को अत्यधिक सावधानी से संभाला। बैठक के बाद तीनों अपने दिल भारी और मन में चिंता से ग्रस्त होकर चले गए। वान बाओले अपने महल के सबसे ऊंचे टॉवर में अकेले खड़े थे, दूर के आसमान और आग के सागर को देख रहे थे। उनका दिल भी भारी था। हो सकता है कि यह मदद के लिए सिर्फ एक पुकार रही हो, लेकिन ये स्पष्ट था शायद फैंग क्यूरान को भी कि कुछ ठीक नहीं था। हालांकि कभी कभी भावनाएं तर्क पर विजय पा लेती हैं। यही कारण था कि फैंग क्यूरान ने बाहर जाकर मामले की जांच करने का फैसला किया था। वान बाओले समझ गए कि उसने ऐसा क्यों किया था, यही वजह थी कि उन्हें इस बारे में बुरा लग रहा था। पूर्वाभास मजबूत होता गया और एक तेज हवा उठने लगी, जो वान बाओले के कपड़ों को झकझोर रही थी और उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लीं। तूफान आ रहा है, उन्होंने खुद से कहा। उन्होंने पहाड़ के नीचे दाव पैलेस में चहल पहल कर रहे साधकों और अपने आसपास की दुनिया को देखा। काफी देर बाद वान बाओले बैठ गए और अपनी साधना शुरू कर दी। उच्च अधिकारियों की आत्मकथाओं में पहले ही उल्लेख किया गया था कि भविष्य में चाहे जो भी हो, कोई भी व्यक्ति केवल वर्तमान क्षण को जब्त करने का प्रयास कर सकता है। समय धीरे धीरे बीतता गया, जैसे जैसे वान बाओले अपनी साधना जारी रखते गए और संप्रदाय अपनी चर्चा जारी रखता गया। इस तरह 5 दिन बीत गए। 5वें दिन जब सूरज ढलने लगा तो वह बात नहीं हुई जिससे वान बाओले को सबसे ज्यादा चिंता थी। फैंग क्यूरन और अन्य 2 बुजुर्ग वापस लौटे। उनका मनोबल कम था और उनके चेहरों पर असंख्य भावनाएं थीं। जैसे ही बुजुर्ग संप्रदाय में वापस आए, वान बाओले को एक निमंत्रण मिला, इसलिए वह फैंग क्यूरन के महल में गया। तीनों आत्मा नाली क्षेत्र के साधक पहले से ही अंदर थे, चुपचाप प्रतीक्षा कर रहे थे। दाओवादी यूरान ने सिर हिलाया और वान बाओले की ओर मुस्कुराया। मी लीजी, जो आमतौर पर उसे एक ठंडी नज़र से अभिवादन करता था या उससे पूरी तरह से बचता था, उसकी आंखों में घबराहट का भाव था। वह अपने सामान्य उग्र स्वभाव में नहीं था। फैंग क्यूरान के चेहरे पर खोई हुई सी झलक थी और कोई नहीं जानता था कि वह क्या सोच रही थी। वान बाओले ने उनके चेहरों पर भाव देखे, क्योंकि उसके दिमाग में गियर तेजी से घूम रहे थे। वह कुछ नहीं बोला और बस भव्य हॉल में चौथी कुर्सी पर बैठ गया, अपनी आंखें फैंग क्यूरान की ओर घुमाता रहा। काफी देर बाद फैंग क्यूरान ने अपनी आंखें बंद कर लीं और हॉल में सन्नाटा छा गया। एक लंबा सन्नाटा बीत गया। फैंग क्यूरान ने अचानक अपनी आंखें खोलीं। वे दृढ़ संकल्प से चमक रही थीं। तभी मी लीजी ने अचानक बात की। हमें उसे बचाना चाहिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह एक जाल है। जब तक इस बात की संभावना है कि अंकल मास्टर अभी भी जीवित हैं, हम इसे अनदेखा नहीं कर सकते। हमें कुछ करना चाहिए। वान बाओले ने मी लीजी की बात सुनते हुए चुप रहे। फैंग क्यूरान कांप उठी, फिर बोलना शुरू किया। उसके शब्दों में कड़वाहट थी। हमने स्रोत की पहचान कर ली है। यह एक कभी न खत्म होने वाला कबीला युद्धपोत है। हमने अपनी दूरी बनाए रखी और करीब से निरीक्षण नहीं किया, लेकिन हम जानते हैं कि पिछली आकाशगंगा की लड़ाई के दौरान इस तरह के पैमाने और आकार के 10 से भी कम जहाज थे। हम नहीं जानते कि युद्धपोत के अंदर क्या है या ये फिर से क्यों दिखाई दिया है। हम ये भी नहीं जानते कि कभी न खत्म होने वाले कबीले के अवशेष क्या योजना बना रहे हैं। युद्धपोत में प्रवेश करना विशाल विस्तार दाव महल के भाग्य को जोखिम में डालना होगा। फैंग क्यूरन ने बोलते हुए अपना सिर हिलाया। उसका दिल दुख रहा था और वह अपने पिता को भी बचाना चाहती थी, लेकिन वह दाव महल को जोखिम में नहीं डाल सकती थी। इसलिए उसने अकेले युद्धपोत में प्रवेश करने की योजना बनाई। विशाल विस्तार दाव महल ऐसी स्थिति में आ गया है जहां हमारे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। लेकिन अगर हम अपने बुजुर्गों को भी नहीं बचा सकते तो हमारे अस्तित्व का क्या मतलब है? केवल उम्मीद। अगर ऐसा है तो मैं, मी लीजी, लड़ाई में हार जाना पसंद करूंगा। मी लीजी ने तर्क दिया। उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प था। उसने देखा कि फैंग क्यूरन जवाब देने के लिए तैयार है और तुरंत दाओवादी यूरान और वान बाओले की ओर मुड़ गया। तुम क्या सोचते हो? दाओवादी यूरान ने एक पल के लिए सोचा, फिर सिर हिलाया। मैं मी लीजी के सुझाव से सहमत हूँ। युद्धपोत की शक्ल संदिग्ध है। हालांकि भले ही युद्ध के बाद कभी न खत्म होने वाले कबीले के सदस्य बचे हों, उनकी साधना का स्तर बहुत अधिक नहीं होना चाहिए। अन्यथा वे अब फिर से प्रकट होने का विकल्प नहीं चुनेंगे। मेरा मानना है कि हमें हमला करना चाहिए। दाओवादी यूरान के शब्दों को सुनकर मी लीजी ने मुड़कर वान बाओले को देखा। फैंग क्यूरन ने भी ऐसा ही किया। वे वान बाओले के जवाब का इंतजार करने लगे। वान बाओले ने चुपचाप सोचा। मी लीजी और दाओवादी यूरान दोनों इस मामले पर एक समझौते पर पहुंच गए थे। फैंग क्यूरन शायद कुछ और कहती, लेकिन यह मामला उसके पिता से संबंधित था। इस मामले पर उसके विचारों को उसे मुखर रूप से कहने की जरूरत नहीं थी। उन्होंने उसे एक विकल्प दिया होगा, लेकिन वान बाओले जानता था कि उसके पास चुनने के लिए केवल एक ही विकल्प था। वान बाओले ने अपनी चुप्पी बनाए रखी और एक निर्णय लिया गया।
सभी नवजात आत्मा क्षेत्र साधक और विशाल विस्तार दाव महल से कोर गठन क्षेत्र साधकों का एक बड़ा हिस्सा मिशन में भाग लेंगे। उन्हें 3 टीमों में विभाजित किया जाएगा, जिनका नेतृत्व 3 आत्मा नाली क्षेत्र साधक करेंगे, युद्धपोत में घुसपैठ करने और जांच करने के मिशन में। युद्धपोत के आकार के कारण जहाज की खोज करने के लिए लोगों के इतने बड़े समूह की आवश्यकता थी। इससे उन्हें तेजी से बचाव करने में मदद मिलेगी। 3 आत्मा नाली क्षेत्र साधकों ने पूरे दाव महल को मदद की पुकार के बारे में भी सूचित किया, साथ ही तलवार के शरीर और तलवार के हैंडल के बीच की सीमा पर युद्धपोत की उपस्थिति के बारे में भी बताया। इस खबर ने पूरे संप्रदाय को हंगामे में डाल दिया। दाव महल ने मिशन के लिए पर्याप्त तैयारी की। उन्होंने सरणी गठन को सक्रिय किया, जिसने अपने खजाने को ताला और चाबी के नीचे रखा और कुछ विस्फोटक टेलीपोर्टेशन तावीज़ों को पुनः प्राप्त किया। सभी को एक टेलीपोर्टेशन तावीज़ भी दिया गया, जिसका उपयोग कभी भी टेलीपोर्ट करने के लिए किया जा सकता था। कई धार्मिक खजानों और गोलियों की कीमतें भी कम कर दी गईं ताकि हर कोई जल्दी से दोनों का स्टॉक कर सके। अंत में मी लीजी ने घोषणा की कि वे 7 दिनों में चले जाएंगे। मिशन में भाग लेने वाले सभी लोग अपनी स्थिति को चरम प्रदर्शन पर बनाए रखने के लिए अल्पकालिक एकांतवास में चले गए। 7 दिन बीत गए। एक सरणी गठन सक्रिय होने पर दाव पैलेस में हलचल मच गई। सैकड़ों साधक आकाश में उड़ गए, इंद्रधनुष में बदल गए, जो युद्धपोत की ओर उग्र रूप से बढ़े। उनमें फैंग क्यूरन और दाववादी यूरान के निजी शिष्य भी थे। हालांकि भीड़ में कुछ जाने पहचाने चेहरे भी अनुपस्थित थे, जैसे डुगुलिन, जुओ इफान, विशाल वृक्ष और संप्रदाय के स्वामी जू। संप्रदाय के स्वामी एकमात्र नवजात आत्मा क्षेत्र साधक थे जो मिशन में भाग नहीं ले रहे थे। वांग बाओले ने उन्हें मिशन से बाहर रखने के लिए कड़ी लड़ाई लड़ी थी। मिशन में वांग बाओले के साथ शामिल होने वाले एकमात्र अन्य संघ साधक झाओ यामिंग और कोंग दाओ थे। उन्हें भाग लेना पड़ा क्योंकि उन्होंने आधिकारिक दाव पैलेस शिष्यत्व प्राप्त कर लिया था। उनके नाम दाव प्लेट में दर्ज किए गए थे और वे प्राचीन हरे कांस्य तलवार की सरणी संरचना के साथ प्रतिध्वनि स्थापित करने में सक्षम थे। वे युद्धपोत के अंदर और बाहर के साधकों के बीच संपर्क बिंदु थे जब मिशन दल जहाज पर चढ़ गया। अगर वांग बाओले और अन्य लोग इस मिशन के लिए अपने दम पर यात्रा कर रहे होते तो उन्हें दूरी तय करने के लिए कई टेलीपोर्टेशन की आवश्यकता होती। आवश्यक समय बहुत अधिक होता। हालांकि पूरे दाव पैलेस के सक्रिय होने और मिशन का समर्थन करने वाली सरणी संरचनाओं के साथ सभी की गति अविश्वसनीय रूप से बढ़ गई थी। उन्हें देखने में केवल 2 दिन लगे। सीमा पर फैला हुआ विशाल युद्धपोत को देखकर वांग बाओले अंदर तक हिल गए। वे हौंफने लगे। ये बहुत बड़ा था। युद्धपोत के शरीर को बनाने वाली 3 डिस्क ग्रहों की तरह थी और उनमें से प्रत्येक में एक दुनिया छिपी हुई लग रही थी। युद्धपोत से शक्ति निकल रही थी। कोर फॉर्मेशन क्षेत्र के साधक कांप उठे। उनके अंदर सहज रूप से भय बढ़ रहा था। झाओ यामिंग और कोंग दाओ भी इसी तरह प्रभावित हुए। हालांकि उनके पास अपने दाव पैलेस शिष्यत्व की स्थिति की सुरक्षा थी। वे दूसरों की तुलना में प्राचीन हरे कांस्य तलवार की सरणी संरचना के अंदर खुद को बेहतर ढंग से ढालने में सक्षम थे। फिर भी उनके चेहरे अभी भी थोड़े पीले दिख रहे थे। नवजात आत्मा क्षेत्र के साधकों की स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं थी। केवल 3 आत्मा नाली क्षेत्र के साधक और वांग बाओले अप्रभावित लग रहे थे। आत्मा नाली क्षेत्र के साधक काफी शक्तिशाली थे और पहले से ही साधना के अगले स्तर पर पहुंचने की कगार पर थे। दूसरी ओर वांग बाओले एक दत्तक शिष्य थे। अपनी साधना को सरणी गठन द्वारा संवर्धित करने के बाद वे दमनकारी बल के विरुद्ध लड़ने में सक्षम थे। जैसा कि योजना बनाई गई थी, हम यहाँ 3 तरफा विभाजित होंगे और युद्धपोत में घुसपैठ करने का प्रयास करेंगे। हमारी प्राथमिकता बचाव है, लेकिन अगर हालात खराब होते हैं तो तुरंत अपने टेलीपोर्टेशन तावीज़ को सक्रिय करें और खाली करें। फैंग क्यूरन ने एक गहरी सांस ली और सभी को देखा। उसने गंभीरता से मिशन के विवरण को रेखांकित किया। वांग बाओले ने सिर हिलाया और समूह अपनी छोटी टीमों में विभाजित होने लगा। वे अपने अपने गुटों में विभाजित हो गए, जिसमें फेडरेशन के 3 साधक फैंग क्यूरन की टीम में शामिल हो गए। टीमों के विभाजित होने के बाद वे आगे बढ़ने के लिए तैयार थे। इससे पहले की टीमें अपनी अलग अलग दिशाओं में भागती, दाओइस्ट यूरान ने सभी को गंभीरता से याद दिलाया। सभी को मानसिक रूप से तैयार रहना चाहिए। तकनीकी रूप से कहें तो तावीज़ों को युद्धपोत के अंदर काम करना चाहिए, लेकिन हम इसकी गारंटी नहीं दे सकते कि वे काम करेंगे। पिछले कुछ दिनों में मैंने जो पाया है उसके आधार पर कभी न खत्म होने वाले कबीले के युद्धपोत में प्रवेश करना चुनौतीपूर्ण है। ऐसे घुसपैठियों के बारे में बताया गया है जो सफलतापूर्वक प्रवेश कर गए लेकिन फिर उन्हें फिर से टेलीपोर्ट कर दिया गया। ये कभी न खत्म होने वाले कबीले के युद्धपोत का रक्षा तंत्र है। इसलिए अगर आप असफल हो जाते हैं और टेलीपोर्ट हो जाते हैं तो पहले यहाँ इकट्ठा हों। हम फिर से इकट्ठा होंगे और आगे कैसे बढ़ना है इस पर चर्चा करेंगे। दाओइस्ट यूरान की बात सुनने के बाद सभी ने सिर हिलाया और तुरंत अलग हो गए। वांग बाओले, झाओ यामिंग और कोंग दाओ ने फैंग क्यूरान का पीछा किया और 3 डिस्क में से एक की ओर दौड़ पड़े। वांग बाओले ने थोड़ा धीमा किया ताकि झाओ यामिंग और कोंग दाओ उसके साथ तालमेल रख सकें।
उनकी राय में वह इस मिशन में भाग लेकर संप्रदाय और फैंग क्यूरान के प्रति अपने दायित्वों को पूरा कर रहे थे। ये वास्तव में उनकी जिम्मेदारियों का हिस्सा नहीं था। उन्हें झाओ यामिंग और कोंग दाओ की चिंता थी। यामिंग, कोंग दाओ, मेरे करीब रहना। अगर कुछ भी गलत हुआ तो हम तुरंत चले जाएंगे। वान बाओले को उनकी प्राथमिकताएं पता थीं। उन्होंने अपनी वॉयस ट्रांसमिशन रिंग के जरिए निर्दिष्ट क्षेत्र प्रतिबंधित फेडरेशन चैनल के जरिए संवाद किया। उन्हें इस बात की कोई चिंता नहीं थी कि कोई और उन्हें सुन रहा है। झाओ यामिंग और कोंग दाओ भी इसी तरह के विचार रखते थे। उन तीनों ने एक दूसरे को देखा। उन्होंने एक भी शब्द नहीं कहा, लेकिन ये स्पष्ट था कि वे एक टीम के रूप में आगे बढ़ना चाहते थे और साथ ही साथ निकलना चाहते थे। टीम चिंता और सावधानी के बीच यात्रा करती हुई अपने लक्षित डिस्क के पास पहुंची। दूर से डिस्क बेहद प्रभावशाली दिख रही थी। अब जब वे उसके करीब थे तो वह विशाल और अनंत दिख रही थी, जो क्षितिज में मीलों तक फैली हुई थी और जिसका कोई अंत नजर नहीं आ रहा था। अपनी आंखों से ये सब देख पाना असंभव था। जैसे जैसे वे पास आते गए, डिस्क का रूप और भी स्पष्ट होता गया। वे परिदृश्य को नहीं समझ पाए। सतह तरल जैसी दिखाई दी और लहरें थीं, जिससे उन्हें लगा कि वे एक विशाल महासागर के पास पहुंच रहे हैं। जैसे जैसे समूह करीब आता गया, डिस्क से निकलने वाली दमनकारी शक्ति तीव्र होती गई। उनके सरणी गठन की रक्षात्मक बाधा और फैंग क्यूरन द्वारा सभी को बचाने के लिए अपनी साधना को उन्मुक्त करने के बावजूद समूह के डिस्क के पास पहुंचने पर कोर फॉर्मेशन क्षेत्र के साधकों के सिर में हलचल होने लगी। उनके दिमाग धुंधले होने लगे। केवल नवजात आत्मा क्षेत्र के साधक ही मुश्किल से स्पष्ट दिमाग बनाए रखने में कामयाब रहे। वांग बाओले अपनी प्रभावशाली साधना और अद्वितीय स्थिति के साथ स्पष्ट दिमाग रखने में कामयाब रहे। हालांकि उनकी सांसें तेज होने लगी और उनका दिल बेकाबू होकर धड़कने लगा। सौभाग्य से उन्हें ये लंबे समय तक नहीं सहना पड़ा। फैंग क्यूरान के संरक्षण में टीम ने गति पकड़ी और अंततः डिस्क की पानी जैसी सतह के 1000 फीट के भीतर पहुंच गई। जैसे ही नवजात आत्मा क्षेत्र के साधकों ने अपनी साधना शुरू की, फैंग क्यूरान की आंखों में एक तेज रोशनी चमक उठी। सभी ने मिलकर सेनाएं बनाई और एक साथ इकट्ठा हुए एक उल्कापिंड में तब्दील हो गए जो सीधे डिस्क पर हमला कर रहा था। वे लगभग तुरंत ही वहां पहुंच गए। जैसे ही वे डिस्क की सतह से टकराने वाले थे, फैंग क्यूरन ने बिना किसी हिचकिचाहट के एक प्राचीन ताबीज निकाला। यह एक ऐसा ताबीज था जिसे सच्चे विशाल विस्तार दाव महल द्वारा बनाया गया था, जिसका उपयोग युद्धपोत की बाहरी सतह को चीरकर युद्धपोत में प्रवेश करने के लिए किया जाता था। एक विस्फोटक टेलीपोर्टेशन ताबीज। ताबीज के फटने पर हवा में एक जोरदार धमाका हुआ। लहरों ने डिस्क की सतह को तोड़ दिया और एक लगभग अदृश्य छेद दिखाई दिया। फैंग क्यूरन और अन्य लोगों ने एक साथ अपनी साधना को सक्रिय किया और अचानक गति का विस्फोट किया, सीधे छेद की ओर दौड़ पड़े। पलक झपकते ही वे छेद पर पहुंच गए। वे बस फिसलकर डिस्क के भीतर की दुनिया में प्रवेश करने ही वाले थे कि अचानक टेलीपोर्टेशन की बढ़ती ऊर्जाएं उनकी आंखों के सामने फट गईं, बाहर की ओर फैल गईं और सभी के सिर गूंजने लगे। वांग बाओले ने भी ऐसा महसूस किया। वह डिस्क के भीतर की दुनिया में प्रवेश करने से केवल एक कदम दूर था और उस दुनिया के अंदर के फूलों की खुशबू भी सूंघ सकता था। फिर भी वे असफल हो गए थे। टेलीपोर्टेशन तूफान में हर कोई गायब होने लगा, केवल फिर से प्रकट होने के लिए। युद्धपोत से 100,000 फीट दूर आसमान में क्या हो रहा है? मुझे लगा कि हम अंदर आ गए हैं। ये सच है कि युद्धपोत को एक रक्षा तंत्र द्वारा संरक्षित किया जा रहा है जो सभी घुसपैठियों को दूर भेज देता है। झाओ यामिंग और कोंग दाओ के चेहरे पर भाव गहरे थे। उनके आसपास के कई साधक एक दूसरे से उग्र रूप से फुसफुसाने लगे। फैंग क्यूरन ने मुंह बनाया और जैसे ही उसने युद्धपोत को देखा, उसकी आंखों में असंख्य भावनाएं चमक उठीं। दूसरी ओर वांग बाओले ने चुपके से राहत की सांस ली। उसे युद्धपोत में घुसपैठ करने के लिए लोगों की इतनी बड़ी पार्टी इकट्ठा करने की मंजूरी नहीं थी, लेकिन मी लीजी और दाओवादी यूरेन दोनों इस विचार से सहमत थे। फैंग क्यूरान ने भी यही चाहा था और वांग बाओले अपनी असहमति व्यक्त करने में असमर्थ थे। ये भी बुरा नहीं है। एल्डर फैंग क्यूरान को अपने दिल की गहराई में पता होना चाहिए कि उसके पिता की मृत्यु हो गई है। वह उम्मीद करने से खुद को रोक नहीं पाए। वांग बाओले ने आह भरी। उसने अपना सिर उठाया और अपने सामने युद्धपोत का अध्ययन किया। वह पास में दिखाई देने वाले टेलीपोर्टेशन से प्रकाश को देख सकता था। मी लीजी और दाओवादी यूरान के गुटों को टेलीपोर्ट कर दिया गया था। सभी के चेहरे पर उदासी छा गई थी। चारों बुजुर्गों के बीच कुछ चर्चा के बाद उन्होंने एक और प्रयास करने का फैसला किया। यह एक बार फिर उनके टेलीपोर्टेशन के साथ समाप्त हुआ। वे युद्धपोत में प्रवेश करने में सक्षम नहीं थे। तभी मी लीजी को एक विचार आया। हमें प्राचीन हरे कांस्य तलवार की सरणी संरचना से शक्ति का उपयोग करके हस्तक्षेप करना होगा ताकि टेलीपोर्ट किए जाने का विरोध किया जा सके और युद्धपोत में सफलतापूर्वक घुसपैठ की जा सके। मेरा प्रस्ताव है कि हम पहले दाव महल में लौटें और तीनों गुटों की ताकत को इकट्ठा करें। हमें ये सुनिश्चित करने के लिए तैयारी करनी होगी कि अगली बार कुछ भी गलत न हो। वांग बाओले ने मी लीजी के प्रस्ताव पर तुरंत सहमति जताई।
कुछ देर की चुप्पी के बाद दाओवादी यूरान ने भी सहमति में सिर हिलाया। फैन क्यूरन ने राहत की सांस ली। उसका मनोबल कम लग रहा था, लेकिन वह भी उनके फैसले से सहमत थी। सैकड़ों लोगों का दल, जो भयंकर रूप से हमला करने आया था, ने बिना कुछ हासिल किए जाने का फैसला किया। फेडरेशन कल्टीवेटर सहित दाव महल की रखवाली करने वाले लोग उनकी वापसी से हैरान थे। उनकी वापसी के बाद से दाव महल में कुछ भी खास नहीं बदला था, सिवाय युद्धपोत के दिखने और घुसपैठ में उनकी शुरुआती विफलता के, जिसने उन पर और भी भारी बोझ डाला। जीवन अभी भी जारी रहना था। युद्धपोत के दिखने से इतने कम समय में दाव महल में रहने वालों के जीवन में कोई बड़ा बदलाव नहीं आने वाला था। कुछ दिनों बाद दाव पैलेस को पता चला कि युद्धपोत तलवार के शरीर में वापस आ गया था और उसने अपना प्रस्थान जारी नहीं रखा था। वान बाओले और फैंग क्यूरान ने चर्चा के दौरान अपने संदेह और बेचैनी व्यक्त की। हालांकि दाव पैलेस के बहुत से शिष्यों ने समाचार प्राप्त करने पर राहत की सांस ली थी। संघ और दाव पैलेस के बीच एकीकरण जारी रहा। कुछ दिनों की शांति और चुप्पी के बाद वान बाओले अपनी साधना में वापस आ गए। हालांकि यह ज्यादा समय तक नहीं चला। एक रात जिन डोमिंग मिलने आए। जिन डोमिंग ने मुट्ठियां बांधते हुए और वान बाओले का अभिवादन करते हुए व्यंगपूर्वक मुस्कुराया। बाओले, मुझे पता है कि कुछ समय पहले कुछ बहुत बड़ी घटना हुई थी और मुझे लगता है कि हम अलग हो रहे हैं। मैं यहाँ आपके साथ खुलकर कुछ चर्चा करने आया हूँ। मैं, जिन डोमिंग, वास्तव में आपके साथ फेडरेशन प्रेसिडेंसी के लिए लड़ने की इच्छा नहीं रखता। मुझे परवाह नहीं है कि यह वह मिशन है जिसे डुआनमुके, उस बूढ़े व्यक्ति ने मुझे सौंपा है। मुझे पता है कि मैं क्या चाहता हूँ। मैं फेडरेशन और दाव पैलेस के बीच एकीकरण में एक भूमिका निभाना चाहता हूँ। मैं एक ट्रिलुनारिस कॉर्पोरेशन भी स्थापित करना चाहता हूँ जो मेरे परिवार के कबीले से स्वतंत्र हो। बाओले, क्या तुम मेरी मदद करोगे? जिन डोमिंग ने ईमानदारी से कहा। उसकी आंखें स्पष्ट और ईमानदार थीं, बिना किसी रहस्य के, जब वह वान बाओले को घूर रहा था। वान बाओले ने अपना माथा रगड़ा। युद्धपोत के प्रकट होने के बाद से वह बहुत सोच रहा था। वह वास्तव में जिन डोमिंग से अलग नहीं हुआ था, वे वर्षों तक संपर्क में बने रहे थे। उसने कुछ समय जिन डोमिंग के मन को शांत करने में बिताया, फिर पूछा, मैं जहां भी मदद कर सकता हूं, करूंगा। तुमने बताया कि तुम किसी मुसीबत में फंस गए हो। यह कोई मुश्किल काम नहीं है, बाओले। मुझे पता है कि मैं जो पूछने जा रहा हूं उससे कुछ गलतफहमी हो सकती है, लेकिन मैं बस अपनी बात कहूंगा। मैं स्पिरिट इंटरनेट में अपने कुछ शेयर खेल में तुम्हारे कुछ शेयर के बदले में देना चाहता हूं। जिन डोमिंग ने ये कहते हुए शर्म से अपना सिर झुका लिया। वान बाओले ने फिर से अपना माथा रगड़ा। उसकी राय में यह कोई समस्या नहीं थी। हालांकि यह ऐसा भी नहीं था जिस पर वह एक तरफा फैसला ले सके। कुछ सोचने के बाद वान बाओले ने चतुराई से कहा, डोमिंग, तुम्हें इस बारे में जी हयान से बात करनी चाहिए। बाओले, मैं जी हयान की तलाश में गया हूँ। मैं उसके गुफा निवास पर गया, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। उसका गुफा निवास भी खाली था। मैंने सुना है कि वह उसी दिन गायब हो गया था जिस दिन युद्धपोत दिखाई दिया था। वह अभी तक वापस नहीं आया है। जिन डोमिंग ने गहरी सांस ली और बहुत हताश होकर कहा, वह चला गया है और उसका गुफा निवास खाली है। वह फिर से लापता हो गया है। वान बाओले स्तब्ध रह गए। उन्होंने तुरंत अपनी आवाज़ संचारण रिंग निकाली और जी हयान को आवाज़ संचारण भेजा। ये समुद्र में डूबती चट्टान की तरह था, कोई जवाब नहीं आया। जिन डोमिंग ने यह देखा और उनकी आंखों में एक अगोचर रोशनी चमक उठी। उन्होंने अपना सिर नीचे किया और आह भरी। हाँ, ये साथी गायब हो जाता है। ये दूसरी बार है जब वह लापता हुआ है। वान बाओले का सिर थोड़ा धड़कने लगा। वह जी हयान के गायब होने के अजीब समय पर आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। ऐसा लग रहा था कि उसे इस पर गौर करना चाहिए। उसने जिन डोमिंग को फिर से सांत्वना दी। डोमिंग, आपको इस बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जी हयान रहस्यों से भरा हुआ आदमी है। शायद उसे बस कुछ ऐसा करना है जिससे उसे निपटना है। मैं उसे ढूंढने जाऊंगा। तुम्हें जल्द ही अपना जवाब मिल जाएगा। क्या हुआ? जिन डोमिंग ने व्यंगपूर्वक मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। उसने वान बाओले से कुछ देर और बात की, फिर चला गया। जिन डोमिंग को विदा करने के बाद वान बाओले अपने महल में वापस बैठ गया और उसके माथे पर एक सिल्वर दिखाई दी। जैसे ही वह जी हयान के गायब होने के बारे में सोच रहा था, उसने अचानक अपना सिर उठाया और बाहर की ओर देखा, जिस दिशा में जिन डोमिंग गया था। संदेह ने धीरे धीरे उसकी आंखों को रंग दिया। कुछ सोचने के बाद उसने महसूस किया कि उसका संदेह जी हयान के बारे में जिन डोमिंग द्वारा कही गई बातों का परिणाम था। वह चला गया है और उसका गुफा निवास खाली है। वह फिर से लापता हो गया है। हाँ, यह आदमी गायब हो जाता है। ये दूसरी बार है जब वह लापता हुआ है। ये बातचीत वान बाओले के दिमाग में घूम रही थी और उसके माथे पर सिलवटें और गहरी हो गई। यह मानते हुए कि जिन डोमिंग को पता नहीं था कि जी हयान पहले भी गायब हो चुका है, उसे वान बाओले की बात सुनकर आश्चर्य होना चाहिए था। उसे वान बाओले से जी हयान की गायब होने की आदत के बारे में पूछना चाहिए था।
लेकिन जिन डोमिंग के जवाब से वांग बाओले को लगा कि उसे पता है कि जी हयान पहले भी गायब हो चुका है। वहाँ कुछ ठीक नहीं था। जिन डोमिंग को जी हयान के इथरियल दाओ कॉलेज में रहने के बारे में नहीं पता होना चाहिए। उसने पहले भी जी हयान के बारे में पूछा था, लेकिन वांग बाओले ने तब उसे ऐसी जानकारी नहीं दी थी। भले ही जिन डोमिंग ने जी हयान की पृष्ठभूमि की जांच करने का फैसला किया हो, लेकिन उसके लिए सच्चाई का पता लगाने की बहुत संभावना नहीं थी। वे प्राचीन हरे कांस्य तलवार पर थे, संग में नहीं। इसके अलावा उसने जिन डोमिंग को जी हयान को नाराज न करने की चेतावनी दी थी। वांग बाओले को अभी भी याद है कि जिन डोमिंग के चेहरे पर क्या भाव थे। जिन डोमिंग के चरित्र की अपनी समझ के आधार पर जिन डोमिंग ने उस सलाह को दिल से मान लिया था। वह एक चतुर व्यक्ति था, इसलिए वह आगे बढ़कर जी हयान की गुप्त रूप से जांच नहीं करता। इस बात की बहुत संभावना थी कि जिन डोमिंग ने हमेशा यह मान लिया था कि जी हयान विशाल विस्तार दाव महल का एक मूल शिष्य था। वांग बाओले को संदेह होने लगा कि कुछ चल रहा है, लेकिन फिर जिन डोमिंग ने भी कुछ पूछताछ की होगी। वांग बाओले एकमात्र व्यक्ति नहीं था जो इथरल दाओ कॉलेज से था। शायद मैं बहुत ज्यादा पागल हो रहा हूँ। वांग बाओले ने अपना माथा रगड़ा और इस मामले को एक तरफ रखने का फैसला किया। उसने फिर से जी हयान के गायब होने के बारे में सोचा और उसके अंदर एक अवर्णनीय जलन पैदा हुई। उसने सहज रूप से लिटिल मिस्सी को पुकारा, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। क्या वह फिर से सो गई है? वांग बाओले अपने पैरों पर खड़ा हो गया। आसमान में अंधेरा छा गया था। उसके अंदर अजीब सी चिड़चिड़ाहट की भावना प्रबल होने लगी, इसलिए उसने गेम डिसेंड वाली जेड स्लिप निकाली। वह इस अजीबोगरीब जलन से छुटकारा पाने के लिए कुछ समय के लिए गेम में प्रवेश करने और खेलने का इरादा रखता था। हालांकि चाहे उसने कितनी भी कोशिश की हो, ऐसा लग रहा था जैसे गेम सब क्रैश हो गया हो। वह लॉग ऑन नहीं कर सका। मैं लॉग ऑन नहीं कर सकता। वांग बाओले कांप उठा। उसके दिमाग में एक विचार उभरने के साथ ही उसकी सांस रुक गई। जी हयांग, वह आदमी, क्या उसने अभी अभी सब कुछ छीन लिया और भाग गया? वांग बाओले घबरा गया। उसने अपनी वॉयस ट्रांसमिशन रिंग निकाली और फिर से जी हयांग से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला। हताशा से उबलता हुआ वांग बाओले बैठ गया और सोचने लगा। जी हयांग ऐसी घिनौनी चालें चलने वालों में से नहीं लगती, वांग बाओले ने सोचा। अंत में उसने आह भरी और अपनी वॉयस ट्रांसमिशन रिंग पर फेडरेशन संचार चैनल चालू कर दिया। फेडरेशन के साधक युद्धपोत के बारे में बात कर रहे थे। एक लंबे समय के बाद वांग बाओले ने अपना सिर हिलाया और जी हयांग के बारे में अपनी चिंताओं को एक तरफ रख दिया। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और ध्यान करने लगा। हालांकि वांग बाओले ने अचानक अपनी आंखें खोलने में ज्यादा समय नहीं लगाया। उसकी आंखों में एक अजीब चिंतनशील रोशनी थी। हालांकि उसने जी हयांग के बारे में सोचना बंद करने का फैसला किया था, लेकिन उसके अंदर कहीं एक आवाज़ थी जो उसे बता रही थी कि कुछ बहुत गड़बड़ है। जिन डोमिंग का अचानक घर पर आना, जी हयांग का संपर्क न हो पाना और मेरा गेम में लॉग ऑन न कर पाना, वांग बाओले ने बड़बड़ाया। तीनों चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई लग रही थीं, लेकिन वह नहीं बता पाया कि समस्या क्या थी। वह अब साधना के मूड में नहीं था। वांग बाओले को लग रहा था कि अगर वह ये नहीं समझ पाया तो वह चैन से नहीं सो पाएगा। वह चुपचाप सोचता रहा, जिन डोमिंग और जी हयांग के साथ अपनी बातचीत को याद करते हुए। फिर उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। उसकी सांसें तेज हो गईं क्योंकि उसे याद आया कि उसने पूछा था कि क्या खेल अचानक क्रैश हो जाएगा। जी हयांग ने तब उसे जवाब दिया था, जब तक आप सपना नहीं देख रहे हैं तब तक खेल क्रैश नहीं होगा। वे शब्द वांग बाओले के सिर के अंदर बिजली के बोल्ट की तरह फट रहे थे। वह कांपने लगा और उसके अंदर भावनाओं की लहरें उमड़ पड़ीं। वांग बाओले की आंखों में एक भयानक रोशनी चमक उठी और वह बहुत देर तक चुप रहा। फिर उसका दाहिना हाथ उसके कपड़ों में पहुंचा और उसे टटोलना शुरू कर दिया। उसने वह मुखौटा निकाला जिसमें लिटिल मिस्सी रहती थी। वह अपने हाथों में मुखौटा महसूस कर सकता था, लेकिन वह उसे बिल्कुल नहीं देख सकता था। वांग बाओले का चेहरा तुरंत काला पड़ गया। हवा में कुछ ऐसा लग रहा था जैसे किसी फूल की खुशबू हो। फिर से वही फूलों की खुशबू। वांग बाओले ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। उसे याद आया कि पहली बार जब उसने इसे सूंघा था तो वह पल था जब उसे युद्धपोत द्वारा टेलीपोर्ट किया गया था। वह चुपचाप बैठा रहा। उसके स्टोरेज बैग में वॉयस ट्रांसमिशन जेड स्लिप अचानक कंपन करने लगी। उसने अपना सिर नीचे किया, अपनी आंखें सिकुड़ी और जेड स्लिप को बाहर निकाला। जैसे ही उसकी स्पिरिट क्यूई जेड स्लिप में प्रवाहित हुई, उसने फैंग की यूरिन की थकी हुई आवाज़ सुनी। बाओले, गुफा निवास में आओ, मुझे तुम्हें कुछ बहुत महत्वपूर्ण बताना है। जब उसने अपनी आंखें बंद की तो वांग बाओले का चेहरा भावनाओं से रहित था। काफ़ी देर बाद उसने आखिरकार उन्हें फिर से खोला। उसके चेहरे पर कुछ भी गलत होने का कोई संकेत नहीं था। वह अपने पैरों पर खड़ा हुआ, अपने महल से निकला और सीधे फैंग की यूरिन के गुफा निवास की ओर चल पड़ा। उसने रास्ते में अपने आसपास का माहौल देखा। वहाँ कई दाव पैलेस के शिष्य और फेडरेशन साधक इधर उधर भाग रहे थे।
हर कोई संप्रदाय के स्वामी जू, विशाल वृक्ष और बाकी सभी सामान्य रूप से कार्य कर रहे थे। कुछ भी असामान्य नहीं लग रहा था। कोई खामियां नहीं हैं। फैंग क्यूरन के गुफा निवास के प्रवेश द्वार पर पहुंचते ही वान बाओले की आंखों में थोड़ी खोई हुई नजर थी। वह रुक गया और वहीं खड़ा होकर द्वारों को घूरने लगा। बाओले, अंदर आओ। वान बाओले के आते ही द्वार धीरे धीरे खुल गए। फैंग क्यूरन की कर्कश आवाज गूंजी। वह शारीरिक और भावनात्मक रूप से थकी हुई लग रही थी, यहाँ तक कि उसकी आवाज़ भी कमज़ोर और दुखी लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसने सारी उम्मीद खो दी हो। अभी भी कोई खामियां नहीं हैं, वान बाओले ने खुद से कहा जब उसने फैंग क्यूरन की आवाज़ सुनी और उसकी उदासीनता को महसूस किया। वह तुरंत गुफा निवास में प्रवेश नहीं किया। इसके बजाय वह बाहर खड़ा रहा और फिर से मुखौटा निकाला। यह अभी भी अदृश्य था। वान बाओले ने गहरी सांस ली और उसे पता चला कि मुखौटा ही वह कारण था जिसके कारण वह ये पता लगाने में सफल रहा था कि इथरियल दाओ कॉलेज के प्रारंभिक परीक्षण के दौरान वह एक भ्रम में था। मुखौटा अब अदृश्य था क्योंकि भ्रम के पास इसे साकार करने का कोई तरीका नहीं था। क्या मैं अब भ्रम में हूँ? वान बाओले ने अपनी बगलों की ओर देखा, फिर आसमान की ओर और अंत में जमीन की ओर। उसने अपने आसपास की हर चीज को देखा। उसके आसपास की असीम वास्तविकता ने उसे फिर से मौन में ले जाया। हालांकि मुखौटे की अदृश्यता इस बात का स्पष्ट प्रमाण थी कि सब कुछ एक भ्रम था। अगर ऐसा होता तो वान बाओले अब जिन डोमिंग के घर आने और ज़ीहयान के गायब होने के पीछे के कारणों का अनुमान लगा सकते थे। अगर यह वास्तव में एक भ्रम था तो शायद इसका मतलब यह है कि भ्रम ज़ीहयान को भी नहीं बुला पा रहा है। यही कारण था कि जिन डोमिंग ने शेयर खरीदने की आड़ में मुझसे मुलाकात की थी। उसका असली उद्देश्य मुझे ये बताना था कि ज़ीहयान गायब हो गई है। एक बार मैंने उस पर विश्वास कर लिया तो यह अंतिम खामी को मिटा देगा। वान बाओले ने आह भरी। हो सकता है कि उसने एक घटना को संयोग के रूप में देखा हो, लेकिन जिन डोमिंग के अजीब व्यवहार के बाद ज़ीहयान का गायब होना, खेल में लॉग ऑन करने में उसकी खुद की असमर्थता और अंत में मुखौटे का अदृश्य होना। वान बाओले की आंखों में एक दृढ़ निश्चय नजर आई क्योंकि वह उन घटनाओं की श्रृंखला के बारे में सोच रहा था जो घटित हुई थीं। कौन परवाह करता है कि यह एक सपना है या भ्रम, मुझे बस इसे दूर करना है। जैसे ही उसने खुद से कहा, वान बाओले ने अपना सिर उठाया और अपने सामने गुफा के निवास को देखा। जैसे ही गुफा के निवास से फैंग क्यूरन की सवालिया आवाज़ गूंजी, वान बाओले ने अचानक अपना दाहिना हाथ उठाया और गुफा के निवास पर अपनी पूरी साधना शुरू कर दी। थेयार्क कवच तुरंत उसके ऊपर प्रकट हुआ। उसकी आभा आसमान तक उठी और उसने अपनी मुट्ठी आगे की ओर उड़ा दी। इस मौके ने फ्लेम स्नैच थेयार्क कवच और वान बाओले की इच्छाशक्ति की पूरी शक्ति को उजागर कर दिया। इसमें सभी बाधाओं को तोड़ने का दृढ़ संकल्प था, जिससे एक बवंडर आया जो गुफा के निवास में घुस गया, चीखता हुआ। फैंग क्यूरन का गुफा निवास कांप उठा और उसमें धंसने के संकेत दिखने लगे। फैंग क्यूरन लड़खड़ाते हुए बाहर निकली, मानो वह अभी तक गंभीर चोट से उभरी ही न हो। उसका चेहरा सदमे और गुस्से से लाल हो गया और जैसे ही वह दिखाई दी, उसने वान बाओले पर चिल्लाया, वान बाओले, तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम भी कभी न खत्म होने वाले कबीले के जादू से प्रभावित हो गए हो, जैसे कि मिलीजी? जादू? वान बाओले का चेहरा काला पड़ गया। उसने फैंग क्यूरन पर हमला किया। उसका दाहिना हाथ मुट्ठी में कस गया। उसके कवच की दाहिनी भुजा से एक दिव्य आयुध की शक्ति फूट पड़ी, दाओ शिष्य की मिश्रित भुजा। एक शक्ति जिसे वान बाओले ने भी भयानक पाया, उसकी बांह से फूट पड़ी। यह एक विशाल भ्रामक कंकाल हाथ में बदल गया जो मौत और विनाश का संदेश देता था। ऐसा लग रहा था कि यह अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को नष्ट कर सकता है, यहाँ तक कि विशाल रसातल को भी। कंकाल हाथ ने फैंग क्यूरन को पकड़ लिया। फैंग क्यूरन के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। जब उसने अपना दाहिना हाथ उठाया तो उसकी आंखों में क्रोध और अज्ञानता थी। उसकी आत्मा वाहिनी क्षेत्र साधना आसमान तक पहुंच गई, जिससे एक अविश्वसनीय शक्ति का निर्माण हुआ जो पूरी दुनिया को अपने आगोश में ले रही थी। ये वान बाओले की ओर बढ़ रही थी और यह स्पष्ट था कि उसकी शक्ति वान बाओले से कहीं ज्यादा थी। हालांकि उसकी गंभीर चोटों ने उसे अपनी ताकत का मजबूत प्रदर्शन जारी रखने से रोक दिया। वह वान बाओले को मारना नहीं चाहती थी। अपनी शक्ति से उसे दबाए रखने के बाद वह फिर से चिल्लाए, वान बाओले, कभी न खत्म होने वाले कबीले के जादू के खिलाफ लड़ो। जागो। फैंग क्यूरन की शक्ति और उसके शब्दों के प्रदर्शन से वान बाओले कांप उठा। उसके बाल उड़ गए और तेज हवाओं में उसके कपड़े हिल गए। उसका शरीर दर्द से कांप रहा था। सब कुछ इतना वास्तविक लग रहा था और अनिश्चितता ने उसे खा लिया, लेकिन मुखौटे की अदृश्यता के विचार के साथ साथ जिन डोमिंग और ज़ीहयान के विचित्र व्यवहार ने वान बाओले की आंखों में बर्फीली चमक पैदा कर दी। वह दहाड़ उठा और उसका भ्रामक कंकाल हाथ फैंग क्यूरन पर गिर पड़ा। हवा में एक जोरदार धमाका हुआ। फैंग क्यूरन की मुस्कान में दर्द था। वह बहुत बुरी तरह घायल हो गई थी। उसने जो साधना पहले की थी वह खत्म हो गई और उसके पहले के हमले ने उसकी चोट को और भी बदतर बना दिया। जब वान बाओले का दिव्य आयुध नीचे गिरा तो वह कागज की तरह बह गई।
वह हिंसक रूप से हिल गई और मुंह से खून थूक दिया। जब वह जमीन पर गिरी तो उसने अपनी आंखों में कड़वाहट के साथ वान बाओले को देखा। वह बड़बड़ाते हुए अपनी आवाज़ कमज़ोर और बेहोश थी। मी लीजी मंत्रमुग्ध हो गई है और अब तुम भी। वान बाओले, कृपया होश में आओ। ये वास्तविकता है, यह कोई भ्रम नहीं है। तो एक जादू। वान बाओले चुप हो गया। उसने गिरे हुए फैंग क्यूरन को देखा और बता सकता था कि उसकी आसान जीत इसलिए हुई थी क्योंकि फैंग क्यूरन पहले ही गंभीर रूप से घायल हो चुका था। उसने उसे जगाने का आग्रह किया था। सब कुछ इतना तार्किक और उचित लग रहा था। उसकी चोट का एक कारण था। उसने इसका उल्लेख किया था। ऐसा इसलिए था क्योंकि मी लीजी ने भी कभी न खत्म होने वाले कबीले के जादू को झेला था जैसे कि वह था। उसे संदेह था कि सब कुछ एक भ्रम था। ये कभी न खत्म होने वाले कबीले का जादू है। क्या आप एक अजीब फूलों की खुशबू सूंघ सकते हैं? यह एक लक्षण है। इसका मतलब है कि आप टेलीपोर्टेशन से पहले ही जादू में गिर गए हैं। फैंग क्यूरन की सांसें असमान हो गईं। उसकी आंखें चिंता से चमक रही थीं और वह वान बाओले को यह समझाने के लिए बेताब लग रही थी कि यह कोई भ्रम नहीं था। दाव पैलेस में कई साधकों ने इस हंगामे को देखा और दौड़कर वहां पहुंचे। उन्होंने दूरी बनाए रखी, लेकिन वान बाओले उनके चेहरों पर सदमे और अविश्वास को देख सकता था और साथ ही उनकी भारी सांसों को भी सुन सकता था। बाओले, वान बाओले, तुम क्या कर रहे हो? वान बाओले ने पीछे मुड़कर नहीं देखा क्योंकि वह सदमे की सांसें सुन रहा था। वह संप्रदाय के भगवान जू, झाओ यामिंग और अन्य लोगों के कदमों की आहट सुन सकता था। उसने कमजोर फैंग क्यूरन को चुपचाप देखा, फिर धीरे धीरे अपनी आंखें सिकोड़ लीं। फिर उसने अचानक अपना दाहिना हाथ उठाया और बिजली की गति से इशारा किया। हवा का एक झोंका निकला और फैंग क्यूरन के माथे को चीरता हुआ निकल गया। फैंग क्यूरन जम गई और उसकी आंखें चौड़ी हो गईं क्योंकि उसकी आंखों में कड़वाहट और भावनाओं की एक पूरी श्रृंखला चमक रही थी। वह मरने से पहले बिना पलक झपकाए वान बाओले को देखती रही। क्या ये दूर हो गया है? वान बाओले ने फैंग क्यूरान की लाश को देखते हुए खुद से कहा। उसने मुड़कर देखा और अपने आसपास के दाव महल और संघ के साधकों के चेहरों पर आश्चर्य और अविश्वास के भाव देखे। वान बाओले, तुम पागल हो गए हो। बाओले, उसने एल्डर फैंग क्यूरान को मार डाला। भीड़ में सदमे की चीखें फूट पड़ीं। कुछ लोग हैरान दिखे, कुछ कांप रहे थे और कुछ पागल हो गए। स्थिति ऐसी लग रही थी जैसे नियंत्रण से बाहर होने वाली थी। तभी संप्रदाय के भगवान जू ने अचानक अपनी साधना शुरू की और दहाड़ लगाए। संघ के साधकों, मैं तुम्हें एल्डर वान बाओले की रक्षा करने का आदेश देता हूँ। हमें अब ये जगह छोड़नी है। जैसे ही उसके शब्द गूंजे, खोए हुए और हैरान संघ के साधक कांप उठे। उनके चेहरों पर स्पष्ट मिश्रित भावनाएं होने के बावजूद वे तेजी से संप्रदाय के स्वामी जू के पीछे चले गए और वान बाओले की ओर दौड़ पड़े, इस इरादे से कि वे उसे एक सुरक्षा घेरे में घेर लें। दाव पैलेस के साधक पागल हो गए। ऐसा होने देने का कोई तरीका नहीं था। उन्होंने तुरंत फेडरेशन के साधकों को रोकने की कोशिश की और दोनों पक्षों के बीच लड़ाई छिड़ गई। मौत और विनाश जंगल की आग की तरह फैल गया। जैसे जैसे लड़ाई की आवाज़ें आसमान तक पहुंची, कई नवजात आत्मा क्षेत्र के साधक दूर से उनकी ओर बढ़ते देखे जा सकते थे। उनकी आंखों में क्रोध और भय था। बाओले, मुझे लगता है कि तुमने जो कुछ भी किया उसके पीछे कोई कारण था, लेकिन ये सोचने का समय नहीं है। जल्दी करो, टेलीपोर्टेशन सरणी गठन में जाओ। हमें ये जगह छोड़कर फेडरेशन में वापस जाना होगा। संप्रदाय के भगवान जू ने वान बाओले पर पागलों की तरह चिल्लाया। झाओ यामिंग और कोंग दाओ दोनों के चेहरे पीले पड़ गए। फिर भी वे तुरंत वान बाओले के पास आए। वे उसके पास पहुंचे और उसे थाम लिया, जबकि वह फैंग क्यूरन की लाश को उलझन में देख रहा था। फिर वे उसे खींचते हुए टेलीपोर्टेशन सरणी गठन की ओर दौड़ पड़े। लड़ाई, चीख पुकार, बहरा करने वाले विस्फोटों और मंत्रों की रोशनी की आवाज़ें दाओ महल में भर गईं। झाओ यामिंग और कोंग दाओ ने जब वान बाओले को टेलीपोर्टेशन एरे फॉर्मेशन की ओर ले जाया तो वह चुप रहा। वे एरे फॉर्मेशन तक पहुंचने ही वाले थे कि वान बाओले अचानक जमीन पर गिर पड़ा और बुदबुदाया। मुझे विश्वास है, तुम क्या बुदबुदा रहे हो? बाओले, जल्दी से टेलीपोर्टेशन एरे फॉर्मेशन में प्रवेश करो। झाओ यामिंग ने उन्मत्त होकर कहा। उसने वान बाओले को टेलीपोर्टेशन एरे फॉर्मेशन में खींचने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं हिला। वह स्तब्ध रह गई और पीछे मुड़ी। उसने जो देखा वह हैरान परेशान दिखने वाला वान बाओले नहीं था। इसके बजाय उसकी आंखों में भ्रम दूर हो गया था और उसकी जगह एक भयंकर दृढ़ संकल्प ने ले ली थी। मैंने कहा कि मैं लिटिल मिस्सी पर विश्वास करता हूँ। मैं अपने स्वयं के निर्णय और अपनी स्वयं की प्रवृत्ति पर विश्वास करता हूँ। वान बाओले ने धीरे से कहा। एक डार्क ड्रीम का अनुभव करने के बाद उसने इस विषय पर कुछ पढ़ा था। वह जानता था कि अगर यह वास्तव में एक सपना या भ्रम था तो उसे इसे दूर करने के लिए इसके स्रोत का पता लगाना होगा। केवल स्रोत का पता लगाने और उसे नष्ट करने के बाद ही वह इस भ्रम को दूर कर सकता था। उसने अपने डार्क ड्रीम में जो सीखा था उससे उसे पता चला कि ऐसे स्रोत अक्सर किसी जीवित प्राणी में छिपे होते हैं।
सबसे पहले उसने जिस उम्मीदवार के बारे में सोचा वह थी फैंग क्यूरन। वह एक जाना पहचाना चेहरा थी और उसका साधना का स्तर बहुत ऊंचा था। उसके भ्रम का स्रोत होने की बहुत संभावना थी। हालांकि उसकी मृत्यु के बाद कुछ भी नहीं बदला। मैं सही हूँ, मुझे अभी तक स्रोत नहीं मिला है। सब कुछ भयावह रूप से वास्तविक लगता है। इस तरह का यथार्थवाद केवल सभी की यादों को इकट्ठा करके ही किया जा सकता है। यही एकमात्र तरीका है जिससे जब मैं किसी से बात करूं तो कोई खामियां या दोष सामने न आए। उस स्थिति में मेरी सहित सभी की यादें इस भ्रम का आधार हैं। लेकिन वे केवल यादें हैं, इनमें से कोई भी व्यक्ति वास्तविक नहीं है। उनके पास मूल व्यक्ति की यादें तो हो सकती हैं, लेकिन उनके पास उनकी तर्कशक्ति और उनकी सहज प्रवृत्ति नहीं होगी। वान बाओले ने अचानक मुड़कर झाओ यामिंग की ओर देखा, जो अपनी आंखों में चिंता के साथ उसे देख रहा था। यामिंग, आप टेलीपोर्टेशन सरणी संरचनाओं में पारंगत हैं। मुझे गणना करने में मदद करें। मान लें कि हम जिन फेडरेशन साधकों को वापस भेज रहे हैं उनकी संख्या एक अभाज्य संख्या है। प्रत्येक फेडरेशन साधक की व्यक्तिगत और समग्र रूप से क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए, साथ ही साथ हमें रोकने के लिए दाव पहले साधकों के दृढ़ संकल्प को ध्यान में रखते हुए, हमें उन्हें कितने टेलीपोर्टेशन और साधकों के कितने समूहों में विभाजित करना चाहिए ताकि अधिक से अधिक साधकों को वापस भेजा जा सके। क्या अधिक साधकों को वापस भेजने का कोई तरीका है? इसके अलावा यह अभाज्य संख्या क्या है जिसे आपने मान लिया है? वान बाओले के अचानक सवाल ने झाओ यामिंग को चौंका दिया। जल्दी से जवाब देते हुए उसकी आंखों में घबराहट झलक उठी। यह मजाक करने का समय नहीं है। बाओले, तुम क्या कर रहे हो? जल्दी से टेलीपोर्टेशन एरे फॉर्मेशन में प्रवेश करो। यामिंग, कृपया गणना करने में मदद करें। वान बाओले ने झाओ यामिंग को घूरते हुए धीरे से विनती की। बाओले, अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि चले जाओ, कोंग दाओ ने भी जल्दी से कहा। इससे पहले कि वह बोलना समाप्त करता, वान बाओले ने आह भरी। उसने झाओ यामिंग की आंखों में डर की चमक देखी थी और उसका जवाब था। उसने अपना दाहिना हाथ उठाया और झाओ यामिंग तुरंत कांप उठी क्योंकि उसकी गर्दन पर खूनी घाव दिखाई दिया। खून बह निकला। वह भ्रमित होकर वान बाओले को घूरती रही, फिर जमीन पर गिर पड़ी। कोंग दाओ उस दृश्य को देखकर स्तब्ध रह गया जो अभी अभी उसके सामने हुआ था। वह पीछे की ओर लड़खड़ाते हुए अपनी सांसें तेज कर रहा था। उसकी आंखों में भ्रम और अविश्वास था क्योंकि वह मूक भाव से वान बाओले को देख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी अजनबी को देख रहा हो। कोंग दाओ, मैं अब तुम्हें कोंग दाओ ही कहूंगा। क्या तुम मुझ पर एक एहसान कर सकते हो? उस व्यक्ति पर घात लगाओ, वान बाओले ने कहा, फिर लापरवाही से दूर युद्ध में लगे एक दाव पहले स्कोर फॉर्मेशन रियल्म साधक की ओर इशारा किया। कोंग दाओ पीछे की ओर लड़खड़ा गया। उसकी सांसें असमान हो गईं। उसे शायद इसका एहसास न हो, लेकिन उसकी आंखें जंगली और उन्मत्त थीं। वान बाओले ने राहत की सांस ली। सौभाग्य से सब कुछ वास्तविक नहीं है। उसने आह भरी, फिर अपना दाहिना हाथ हिलाया। उसका ब्लेड चमक उठा, जिससे कोंग दाओ की छाती में एक बड़ा छेद हो गया। कोंग दाओ का मृत शरीर जमीन पर गिर गया और वान बाओले ने फिर से अपने आप से कहा, अभी भी दूर नहीं हुआ। जादू का स्रोत फैंग क्यूरन या मेरे किसी करीबी पर नहीं है। ये कहाँ हो सकता है? वान बाओले टेलीपोर्टेशन एरे फॉर्मेशन के बगल में खड़ा था। एक अवर्णनीय हताशा और खतरे की भावना ने उसे खा लिया। वह जानता था कि अगर उसने जल्दी ही जादू को दूर नहीं किया तो शायद उसे ऐसा करने का मौका न मिले। उसकी नज़रें लड़ रहे लोगों पर पड़ीं। उसने झुओ यिफान, लीगी और जिन डोमिंग को देखा। अंत में उसकी नज़र पहाड़ की चोटी पर पड़ी, हयासिंथस ट्री पर। जैसे ही उसकी नज़र पेड़ पर पड़ी, वान बाओले कांप उठा। उसे फिर से अजीब फूलों की खुशबू आ रही थी। उसका दिल उसे बता रहा था, वास्तव में उसके अंदर एक आवाज़ चिल्ला रही थी और उसे बताने की कोशिश कर रही थी कि इस सब का स्रोत वह पेड़ था। उसने संकोच नहीं किया। वान बाओले हयासिंथस ट्री की ओर दौड़ा। उसके आसपास के सभी लोग, संप्रदाय के स्वामी झुओ यिफान, संघ के साधक और दाओ महल के शिष्य सभी एक साथ उसकी ओर मुड़े और बिना पलक झपकाए उसे घूरने लगे। वे बाहर भागे और उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। वान बाओले ने अपना फ्लेम स्नैच थेआर कवच छोड़ा। उसकी साधना उसके अंदर उमड़ पड़ी, जैसे उसके हाथ से दिव्य आयुध की आभा निकली, पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली। यह आकाश की ओर उठी। हवा में मंडराते हुए वान बाओले का शरीर दिव्य आयुध के साथ पूरी तरह से घुल मिल गया था। वे एक उल्कापिंड की तरह थे जो आकाश में तेजी से दौड़ रहे थे और हयासिंथस वृक्ष पर वार कर रहे थे। प्रहार जमीन पर हुआ और एक दर्दनाक चीख निकली। हयासिंथस वृक्ष हिंसक रूप से हिल गया और गिर गया। आसमान में गरज के साथ बारिश हुई और दुनिया बदल गई। संघ और दाव महल के साधक मात्र छाया में बदल गए, फिर ऐसे फीके पड़ गए मानो उनका अस्तित्व ही मिट गया हो। दाव महल के चारों ओर आग का सागर दहाड़ता हुआ धंस गया। ऐसा लगा मानो धंसने के बाद तेज हवा ने पर्दा हटा दिया हो, जिससे उसके चारों ओर पड़ी अनगिनत लाशें उजागर हो गईं।
दूरी पर खून एक साथ मिलकर एक विशाल नदी बन गया जो क्षितिज में बह रही थी, जिसका कोई अंत नजर नहीं आ रहा था। पर्दा हटने पर भूतपूर्व द्वीप अपना असली रूप प्रकट कर रहे थे। वे लाशों के अनगिनत ढेरों से बने पहाड़ थे। लाशों के ढेर दूर तक फैले हुए थे। उन लाशों पर अनगिनत विशाल लाल फूल देखे जा सकते थे, कुछ खिले हुए थे, कुछ नहीं। एक जानी पहचानी फूलों की खुशबू ने पूरी दुनिया को घेर लिया। आसमान भी बदल गया था। वे अब दाव महल के आसमान नहीं थे। आसमान में एक विशाल सूरज लटका हुआ था। करीब से देखने पर कोई देख सकता था कि यह सूरज वास्तव में एक विशालकाय जानवर की लाश थी। इससे निकलने वाली रोशनी झूठी गर्मी थी जो किसी भी चीज पर गिरते ही मौत की धुंधली चमक में बदल जाती थी। यह विशाल विस्तार दाव महल नहीं था। ये कभी न खत्म होने वाले कबीले का युद्धपोत था। हयासिन्थस वृक्ष के विनाश ने भ्रम की परत को उजागर कर दिया। हालांकि वान बाओले मानसिक रूप से इस रहस्योद्घाटन के लिए तैयार थे, फिर भी वे अपने सामने के दृश्य को देखकर चौंक गए। उन्होंने सोचा था कि ऐसा ही होने वाला है, लेकिन फिर भी वे खुद को शांत नहीं कर पाए। तो मैं विशाल विस्तार वाले दाव महल में वापस नहीं लौटा। इसके बजाय मैं युद्धपोत में घुस गया। वान बाओले ने बड़बड़ाया। उसके 10 कदम आगे एक विशाल लाल फूल था। ये 100 फीट ऊंचा था और इसमें खंभों जैसी कलियां थीं जो आसमान की ओर खिल रही थीं। इसकी विशाल पंखुड़ियों से एक अजीब भयानक रोशनी निकल रही थी। एक अजीब सी खुशबू थी जो इस दुनिया को भर रही थी। यह एक ऐसी खुशबू थी जिससे वान बाओले परिचित थे। उन्होंने इसे उस क्षण सूंघा था जब वे युद्धपोत पर चढ़े थे और भ्रम में डूबे हुए थे। ये खुशबू स्पष्ट रूप से वही थी जिसने उन्हें भ्रम में खींचा था। विशाल लाल फूल के नीचे कई फल लटके हुए थे। हर एक व्यक्ति के आकार का था। फलों के बीच दरारें थीं और दरारों के भीतर नुकीले दांतों की कतारें उगी हुई थीं। यह एक भयानक दृश्य था। दरारों से चिपचिपा तरल पदार्थ टपक रहा था जो जमीन पर गिरते ही फुफकार रहा था। वान बाओले के सबसे नज़दीक का फल स्पष्ट रूप से सूख गया था और मर गया था। बस इतना ही नहीं था। जैसे ही वान बाओले ने अपना सिर उठाया और अपने आसपास के फूलों को देखा, उसने एक मंद राक्षसी चमक देखी जो आकाश को रोशन कर रही थी और जमीन लाशों और फूलों से भरी हुई थी। उसके आसपास के फूलों के सामने जानी पहचानी आकृतियां खड़ी थीं। उसने फैंग क्यूरन, झाओ यामिंग, कोंग दाओ और कई अन्य लोगों को देखा जो एक साथ युद्धपोत में प्रवेश कर चुके थे। उनमें से कुछ प्रत्येक फूल के नीचे लटके हुए फल के सामने खड़े थे, कुछ फूल की ओर चल रहे थे और कुछ फल में रेंग रहे थे। कुछ लोग स्पष्ट रूप से गायब थे। वान बाओले को एहसास हुआ कि वे कहाँ चले गए थे जब उसने कुछ फलों को कुछ फूलों के नीचे पके और भारी लटकते हुए देखा। उन्हें फलों ने पूरा निगल लिया था। फैंग क्यूरन और अन्य लोगों के चेहरों पर भाव अलग अलग थे। कुछ के चेहरे पर मूर्खतापूर्ण मुस्कान थी, दूसरों के चेहरे पर उलझन थी। कुछ लोग उत्तेजित दिख रहे थे, दूसरे लोग गुस्से में। कुछ लोग स्पष्ट रूप से संघर्ष कर रहे थे। कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने जमीन पर पड़ी लाशों से अंतड़ियां निकालकर अपने मुंह में भर ली थीं। वे ऐसे दिख रहे थे जैसे वे स्वर्ग में हो, मानो उन्होंने अभी अभी अमृत का स्वाद चखा हो। आकाश राक्षसी रोशनी से रंगा हुआ था और धरती लाल फूलों से लदी हुई थी। वान बाओले के सामने का दृश्य उसे अंदर तक झकझोर गया। झाओ यामिंग की ओर दौड़ते हुए उसकी सांसें तेज हो गईं। झाओ यामिंग शर्मा रही थी, उसकी आंखें सपनों में डूबी हुई थीं। वह अपने सामने रखे फल को पूरी तरह निगलने वाली थी और उसका आधा हाथ पहले ही फल में घुस चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे फल के अंदर कोई था जिसे वान बाओले नहीं देख पा रहा था, जो उसका हाथ थामे हुए था और उसे अपनी बाहों में खींचने की कोशिश कर रहा था। वह फल में पैर डालने ही वाली थी, तभी वान बाओले उसके बगल में आया और उसका हाथ पकड़ लिया। उसने जोर से झटका मारा और एक चीख निकली जो आत्मा को चीरती हुई लग रही थी। वह क्रोध से पागल लग रही थी और स्पष्ट रूप से अपने शिकार से अलग होने को तैयार नहीं थी। फल के अंदर एक शक्ति फूट पड़ी और उसकी हिंसक वासना में विलीन हो गई। फल फूल गया और उसने वान बाओले को पूरा निगलने की कोशिश की। वान बाओले ने अपने फ्लेम स्नैच थेआर्क आर्मर से एक मुक्का मारकर जवाबी हमला किया। फल हिंसक रूप से हिल गया और अंदर से एक चीख निकली। संपर्क में आने पर यह फट गया, इसका रस हर जगह फैल गया। वान बाओले ने झाओ यामिंग को खींचकर दूर कर दिया। हालांकि झाओ यामिंग के अपने भ्रम से जागने के कोई संकेत नहीं थे। वान बाओले उन्मत्त हो गई। उसने अपना दाहिना हाथ उठाया और उसके माथे की ओर इशारा किया। उठो। उसकी आवाज़ गरजने जैसी थी, हवा में गूंज रही थी। ऐसा लग रहा था कि यह झाओ यामिंग तक भी पहुंच गई थी, जिससे वह कांप उठी। उसकी आंखें साफ हो गईं और जैसे ही उसने वान बाओले को देखा, वह बुदबुदाई। बाओले, मैंने एक सपना देखा था। मैंने सपना देखा कि हम। झाओ यामिंग का सिर आखिरकार साफ हो गया और उसने अपने आसपास के माहौल को देखा। उसकी पुतलियां तुरंत सिकुड़ गईं और उसके चेहरे पर चिंता और सदमे का भाव छा गया। झाओ यामिंग को होश में आते देख वान बाओले ने राहत की सांस ली। हालांकि उसे सांत्वना देने का समय नहीं था। वह मुड़ा और बाकी की ओर भागा। तभी फैंग क्यूरन के सामने का विशाल फूल कांपने लगा।
ये कुछ पलों तक चला और फिर गिर गया। इसकी पंखुड़ियां फट गईं, इसका तना और फल फट गए। एक शक्तिशाली स्पिरिट क्यूई, जो एक सोलकंडित दायरे के साधक की थी, फैंग क्यूरन के शरीर से फूट पड़ी। ग्रीन पोरिया सपनों का दायरा। फैंग क्यूरन के चेहरे पर एक गहरा भाव था। जैसे जैसे उसकी आंखें धीरे धीरे खुली, उसने वांग बाओले और थोड़े कमजोर झाओ यामिंग को देखा। बाद वाले को स्पष्ट रूप से उसके भ्रम से बचाया गया था। जहां तक पहले वाले की बात है, फैंग क्यूरान को आश्चर्य हुआ। वह जानती थी कि वांग बाओले कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके साथ खिलवाड़ किया जा सके, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि वह अपने भ्रम से मुक्त होने वाला पहला व्यक्ति होगा। वांग बाओले ने फैंग क्यूरन को भ्रम से मुक्त होते देखा और आखिरकार अपने मन को शांत करने में सक्षम हो गया। उन्होंने एक दूसरे को देखा। शब्दों का आदान प्रदान करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। वे बाहर निकले और दूसरों को बचाने लगे। अभी भी कुछ नवजात आत्मा क्षेत्र साधक थे जो स्वप्न क्षेत्र में फंसे हुए थे। हालांकि उन्होंने स्पष्ट रूप से महसूस किया था कि कुछ गड़बड़ है और वे भ्रम के खिलाफ लड़ रहे थे। यह उनके चेहरों पर भावों से स्पष्ट था। उनमें से कई बिना मदद के मर जाते, लेकिन कुछ बिना मदद के खुद को मुक्त करने में सक्षम हो सकते थे। फैंग क्यूरन और वांग बाओले की मदद से वे स्वप्न क्षेत्र से अधिक तेजी से जाग जाते। उन दोनों को, साथ ही बचाए गए लोगों को, उन साधकों को मुक्त करने में अधिक समय नहीं लगा जिन्हें पूरी तरह से निगला नहीं गया था। वे सभी अपने अपने बहुत अलग अलग भ्रमों में फंस गए थे। जब वे जागे तो सभी चौंक गए थे। वे अपनी आंखों में असंख्य भावनाओं के साथ एक दूसरे को घूर रहे थे। कोई भी इस बारे में बात नहीं करना चाहता था कि उन्होंने क्या सपना देखा था। उनके दिलों में भारीपन और इस अजीब जगह के प्रति उनका डर उनके भ्रम से मुक्त होने के बाद भी कम नहीं हुआ। उन्होंने कुछ साथियों को देखा था जिन्हें फलों ने जिंदा निगल लिया था, या कम से कम उन हड्डियों को जो उन फलों को खोलने के बाद पीछे रह गई थीं। तब हर कोई चुप हो गया था। वांग बाओले खुद उदास था। इस युद्धपोत में प्रवेश करने के बाद से यह एक खतरनाक और अजीब अनुभव था। हर कोई अपनी वर्तमान स्थिति के बारे में गहराई से चिंतित था। बाओले, मेरे लिए इन लोगों की रक्षा करो। मैं इलाके में राक्षसी हरे पोरिया फूलों को नष्ट करने जाऊंगा। फैंग क्यूरन के चेहरे पर एक अंधेरा भाव था। युद्धपोत में उनका पहला प्रवेश खतरे से भरा था। अपने पिता के बारे में उसकी चिंता ने उसे बेचैन कर दिया। वह बस आसमान में उठने और क्षेत्र का निरीक्षण करने वाली थी। हालांकि जैसे ही फैंग क्यूरन ने यह कहा और वांग बाओले ने गंभीरता से अपना सिर हिलाया, उनके आसपास के दर्जनों राक्षसी फूल अचानक हिल गए और जोरदार विस्फोटों की एक श्रृंखला जारी की। उस पल में उन्होंने अपनी सारी जीवन शक्ति का उपयोग किया और जो भी फूलों की खुशबू उनके भीतर थी, उसे बाहर निकाल दिया। दूर से देखने पर फूलों की खुशबू गैसीय अवस्था में दिखाई दी, लेकिन पास से देखने पर यह लाल रंग का पराग था जो खून के रंग का धुंध बना और बाहर की ओर फैल गया, जिसने आसपास के हजारों फीट के क्षेत्र को ढक दिया। जैसे ही उन्होंने पराग को बाहर निकाला, फूल सूख गए। पलक झपकते ही वे मुरझा गए और जमीन पर गिर गए। दूसरी ओर उनके पराग से जो धुंध बनी थी, वह बाहर निकल गई थी और आगे की ओर फैल रही थी, जिससे अचानक परिवर्तन हो रहा था। पराग हजारों फीट जमीन पर ढेर किए गए शवों पर गिर गया। ये शव हिलने लगे। हवा में बेमतलब चीख पुकार की लहरें गूंजने लगीं, क्योंकि लाशों का झुंड अपने पैरों पर रेंगने लगा। उनमें से कुछ मानव आकार के थे, दूसरे जानवर। कुछ ऐसी प्रजातियां भी थीं जिन्हें वांग बाओले ने पहले कभी नहीं देखा था। वे सभी अपने पैरों पर खड़े हो गए थे और अब वांग बाओले और बचे हुए साधकों की ओर बढ़ रहे थे। मृत्यु की आभा इन प्राणियों का पीछा कर रही थी। उनके चारों ओर की हवा में इसकी गंध थी। हवा के गरजने और बादलों के उबलने से आसमान का सारा रंग उड़ गया। सौभाग्य से भले ही मृतकों की संख्या बहुत अधिक थी, लेकिन उनमें से अधिकांश बहुत पहले मर चुके थे। उनमें जो कुछ बचा था वह शुद्ध सहज ज्ञान था। कोर फॉर्मेशन क्षेत्र के साधकों को वे एक चुनौती लग सकते थे, लेकिन नवजात आत्मा क्षेत्र के साधकों को इन प्राणियों को मारना या उनसे बचना विशेष रूप से मुश्किल नहीं लगा। एक आत्मानाली क्षेत्र के साधक को ये आसान लक्ष्य मिल सकते थे। जैसे ही लाशें उनकी ओर बढ़ीं, एक चिंतित फैंग क्यूरन की आंखों में एक कठोर प्रकाश की चमक चमक उठी। उसने अपना दाहिना हाथ उठाया और उसे जोर से जमीन पर पटक दिया। हजारों फीट ऊपर फैला एक विशालकाय भ्रामक हाथ उनके सिर के ऊपर दिखाई दिया और जमीन पर पटक दिया, जिससे स्वर्ग और पृथ्वी गड़गड़ा उठे। हवाएं बेतहाशा गरजने लगीं, जबकि सभी के बाल और कपड़े हवा में बेतहाशा लहराने लगे। जब सभी लोग चौंक कर खड़े हो गए तो विशालकाय हाथ बिना उन्हें नुकसान पहुंचाए उनके शरीर से होकर जमीन पर गिर गया। हवा में एक बहरा धमाका हुआ और हथेली के उस पर पड़ते ही धरती गड़गड़ा उठी। उनकी ओर दौड़ रहे सभी शव तुरंत बिखर गए और धूल में बदल गए। भ्रामक हाथ गायब हो गया और क्षेत्र में एक बार फिर शांति छा गई। हर कोई चौंक गया, यहाँ तक कि वांग बाओले ने भी एक सेकंड के लिए सांस लेना बंद कर दिया। जब वह फैंग क्यूरान की ओर मुड़ा तो उसकी आंखों में एक गंभीर भाव था। फैंग क्यूरान ने पहले कभी ऐसी शक्ति नहीं दिखाई थी। यही कारण था कि कई लोगों ने उसे मीलीजी से कम शक्तिशाली माना था।
हालांकि उसने अभी अभी अपनी स्थिति के अनुरूप एक शक्ति दिखाई थी। लाल फूलों को राक्षसी हरेपोरिया फूल कहा जाता है। उनकी खुशबू किसी को भ्रम में डाल सकती है, फैंग क्यूरान ने धीरे से कहा। उसने अपना दाहिना हाथ उठाया और हवा में एक हाथ बढ़ाया, मुरझाए हुए फूलों से स्त्रीकेसर की किस्में तोड़ी और उन्हें सभी के सामने रख दिया। इसे थामे रहो, ये राक्षसी फूलों की भ्रामक शक्ति से लड़ने में मदद कर सकता है। वांग बाओले ने चुपचाप स्त्रीकेसर ले लिए। वह फैंग क्यूरान की अपने पिता को बचाने की हताशा और मीलीजी की संप्रदाय के प्रति भक्ति को समझ गया। दोनों ही संप्रदाय के एक बुजुर्ग को बचाने के लिए सब कुछ दांव पर लगा देंगे। वह संप्रदाय के प्रति दाओवादी यूरान की वफादारी को भी समझता था। हालांकि वह बाद वाले से सावधान रहना जारी रखता था। दाओवादी यूरान ही वह व्यक्ति था जिसने युद्धपोत के रक्षा तंत्र का उल्लेख किया था। यही कारण था कि हर कोई इतनी आसानी से भ्रम में पड़ गया था। फिर भी, भले ही वह उनकी मंशा को समझ सकता था, फिर भी उसने इस मिशन को अस्वीकार कर दिया। अगर इसमें कम लोग शामिल होते तो यह इतना बुरा नहीं होता। हालांकि इस मिशन में संप्रदाय के सभी नवजात आत्मा क्षेत्र के साधक और उनके कोर फॉर्मेशन क्षेत्र के साधकों का एक बड़ा हिस्सा शामिल था। इन सैकड़ों साधकों ने विशाल विस्तार दाव महल की शेषकुलीन लड़ाकू सेना का गठन किया। अगर उनके साथ कुछ होता तो यह विशाल विस्तार दाव महल पर एक स्थायी प्रभाव पैदा करेगा जिससे बाद वाला कभी उबर नहीं पाएगा। संघ को अल्पावधि में कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन लंबे समय में उसे इसके परिणाम भुगतने होंगे। फिर भी वह एक बाहरी व्यक्ति था जो उनके निर्णय से असहमत होने की स्थिति में नहीं था। वह केवल संघ के साधकों को इस मिशन में भाग लेने से बाहर कर सकता था। हालांकि संप्रदाय में झाओ यामिंग और कोंग दाओ की स्थिति अलग अलग थी और उनके पास मिशन में शामिल होने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। यही कारण था कि वांग बाओले को पता था कि उनकी मुख्य जिम्मेदारी उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना था, जबकि फैंग क्यूरन के पिता को ढूंढना एक गौण चिंता थी। उसने चुपके से आह भरी। वह कोंग दाओ और झाओ यामिंग के पास गया। उन्हें कोई चोट नहीं लगी थी, लेकिन वे अभी अभी जिन खतरों से बचकर आए थे उन्होंने उन्हें हिलाकर रख दिया था। हालांकि न तो कोंग दाओ और न ही झाओ यामिंग कमजोर थे। उन्होंने जल्दी से अपने डर को दूर कर दिया। उनकी आंखें एक बार फिर भयंकर तीव्रता से चमक उठीं। कोंग दाओ, अपने टेलीपोर्टेशन तावीज को सक्रिय करने का प्रयास करें, वांग बाओले ने दोनों के पास जाने के बाद चुपचाप कहा। कोंग दाओ ने अपना सिर हिलाया। मैंने पहले भी कोशिश की थी, ये काम नहीं आया। वांग बाओले अकेले ऐसे व्यक्ति नहीं थे जो जाने के बारे में सोच रहे थे। उनमें से कुछ ऐसे भी थे जो यही सोचते थे। हालांकि फैंग क्यूरान उनके साथ था, लेकिन उन्होंने चुपके से टेलीपोर्टेशन तावीज को सक्रिय करने की कोशिश की थी। हालांकि टेलीपोर्टेशन विफल हो गया था, जिससे उनका उत्साह और कम हो गया था। जब फैंग क्यूरान को एहसास हुआ कि क्या हो रहा है, तो उसके दिल में कड़वाहट भर गई और वह चुपके से आहें भरने लगी। फिर एक गंभीर नज़र के साथ उसने सभी की ओर गहराई से झुककर प्रणाम किया। शायद मैंने इस बार गलत कदम उठाया है, लेकिन कृपया मेरा विश्वास करें। मैं सभी को बाहर निकालने के लिए हर संभव कोशिश करूंगी। फैंग क्यूरान का चरित्र उसे मीलीजी की तरह बलशाली होने की अनुमति नहीं देता था। हालांकि एक महिला के रूप में उसका लचीला चरित्र और गुस्सा न होना उसके लिए फायदेमंद था। जब उसने सभी की ओर झुककर अपना वादा किया तो उसकी आंखें माफी से भर गईं। सभी ने भी चुपचाप झुककर प्रणाम किया। उन सभी ने उस पर विश्वास करना चुना था। ऐसा इसलिए था क्योंकि वे उसके चरित्र को जानते थे। वे जानते थे कि फैंग क्यूरान कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो खतरे के समय उन्हें मरने के लिए छोड़ दे। बड़े फैंग, माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। दाओ पैलेस साधक के रूप में अपने बड़े को बचाना हमारा दायित्व है। इसके अलावा हमने साधना का मार्ग चुना है। अब हमें मौत से क्यों डरना चाहिए? अगर हमें डरना होता तो हमें पहले ही यह रास्ता नहीं चुनना चाहिए था। चीलिन ने भीड़ के बीच खड़े होकर अपनी कर्कश आवाज में कहा। भीड़ को देखते हुए उसकी आंखें भयंकर थीं। चून की टेलीपोर्टेशन का सवाल ही नहीं उठता, इसलिए हमारे पास सिर्फ एक ही विकल्प बचा है और वह है आगे बढ़ना। बड़े फैंग, हमारे पास कभी न खत्म होने वाले कबीले से जुड़े कई रिकॉर्ड तक पहुंचने का अधिकार नहीं है। चूंकि आप इस राक्षसी हरेपोरिया फूल के बारे में जानते हैं, तो क्या आप किसी और अजीब चीज़ के बारे में भी जानते हैं जिसे हमें युद्धपोत पर देखना चाहिए? जैसे ही नवजात आत्मा क्षेत्र के साधकों ने बोलना शुरू किया, कोर फॉर्मेशन क्षेत्र के साधक शांत होने लगे। वांग बाओले ने अपना सिर उठाया और फैंग क्यूरान की ओर देखा। फैंग क्यूरान ने एक गहरी सांस ली और अपनी चिंताओं को एक तरफ धकेल दिया। वह जानती थी कि वह घबराने का जोखिम नहीं उठा सकती। अगर वह घबराती तो वह वास्तव में सभी को उनकी मौत की ओर ले जाती। वह दाओ महल की पापी बन जाएगी। मैं, मीलीजी और यूरान ने अपने निर्णय में गलती की है। अब जब मैंने लाशें और राक्षसी हरेपोरिया फूल देखे हैं, तो मुझे कुछ ऐसा याद आ रहा है जिसके बारे में मैंने पहले सुना था, एक विशेष कभी न खत्म होने वाला कबीला युद्धपोत। यह विशेष युद्धपोत अन्य कभी न खत्म होने वाले कबीले के युद्धपोतों से अलग नहीं दिखता है। हालांकि इसका कार्य अलग है।
उन्हें बलि महल के रूप में जाना जाता है। बलि महल अनिवार्य रूप से बलि वेदियां हैं। हर बार जब कभी न खत्म होने वाला कबीला किसी आकाशगंगा पर विजय प्राप्त करता है तो वे साधकों की भीड़ को पकड़ लेते हैं और उनकी लाशों को बलि महल में फेंक देते हैं। इन साधकों के रक्त, मांस और जीवन शक्ति को युद्धपोतों के लिए बलिदान कर दिया जाता है और कभी न खत्म होने वाले कबीले के सदस्यों के उपचार में सहायता के लिए उपयोग किया जाता है। मुझे संदेह है कि यह युद्धपोत एक बलि महल है। यहाँ मौजूद शव कई साधनाओं के साधकों के हैं जिन्हें इस युद्धपोत ने नष्ट कर दिया था। अगर ऐसा है तो प्रत्येक दुनिया में प्रत्येक डिस्क के भीतर एक छोटी बलि वेदी होनी चाहिए। इन 3 छोटी बलि वेदियों को एक दूसरे निचले स्तर पर एक दूसरे से जोड़ा जाना चाहिए जहां मुख्य बलि वेदी स्थित है। अगर हम इस जगह को छोड़ना चाहते हैं तो हमें मुख्य बलि वेदी में प्रवेश करना होगा, जहां हम फिर निकास द्वार खोल सकते हैं और बाहर निकलने का रास्ता खोज सकते हैं। फैंग क्यूरन ने ईमानदारी से अपना विश्लेषण साझा किया। भीड़ चुप हो गई। वांग बाओले ने चुपके से आह भरी। उसने अपने भंडारण बैग से कुछ कठपुतलियों के साथ कुछ धार्मिक खजाने और गोलियां निकाली और उन्हें झाओ यामिंग और कोंगदाओ को सौंप दिया। वह जानता था कि उनके आगे की यात्रा बेहद कठिन होगी। फैंग क्यूरन ने अन्य साधकों की ओर नहीं देखा। इसके बजाय उसने उनके चारों ओर देखा। उनके आसपास के हजारों फीट के अलावा, जहां राक्षसी हरे पोरिया फूल साफ हो चुके थे, लाशों की यह भूमि अभी भी अनगिनत राक्षसी फूलों से अटी पड़ी थी। सौभाग्य से दूरी पर ज्यादातर फूल कलियां थीं, उन फूलों के विपरीत जो पूरी तरह खिल चुके थे और पहले उन्हें घेरे हुए थे। चलो हम सब थोड़ी देर आराम करते हैं। हम 30 मिनट में चलेंगे। एक लंबे पल के बाद फैंग क्यूरन ने अपनी नज़रें हटा लीं और धीरे से बोलीं। ची लिन और बाकी लोग बैठ गए। वे सभी चुपचाप अपनी साधना को सक्रिय करने लगे, ये सुनिश्चित करते हुए कि वे शीर्ष स्थिति में रहें। उन्होंने राक्षसी हरे पोरिया फूल के स्त्री के सर भी हटा दिए थे। समय धीरे धीरे बीतता गया। 30 मिनट के ब्रेक का अंत जल्द ही आ गया। उनमें से अधिकांश ने अपनी ताकत वापस पा ली थी और मिशन को जारी रखने के लिए तैयार थे। तभी जमीन कांपने लगी। ये कंपन हिंसक नहीं था, फिर भी इसने सभी के चेहरों पर भय की चमक पैदा कर दी। वे अपने पैरों पर खड़े हो गए, उनके चेहरे पर गंभीरता थी। दूर से तेज आवाज आने पर कांपना और भी तेज हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे कोई विशालकाय जानवर उनकी ओर बढ़ रहा है। इसके बाद तेज हवा के झोंके की तरह तेज सांस लेने की आवाज आई। इसके साथ ही तेज आवाज भी आई। वांग बाओले, फैंग क्यूरन और साथ ही नवजात आत्मा क्षेत्र के साधकों के चेहरे पर भय की भावना छा गई। शब्दों की कोई जरूरत नहीं थी। उनमें से कई लोग तुरंत आसमान की ओर उड़ गए और उस दिशा में देखने लगे जहां से शोर आ रहा था। वे देखते रहे। फिर अचानक उनकी आंखें चौड़ी हो गईं और उनमें से कुछ जोर से सांस भी लेने लगे। वह क्या है? दूरी पर शोर बढ़ता गया। हवाएं तेज होती गईं और उनकी चीखें और भी भयंकर होती गईं। एक विशाल आकृति जो आकाश और जमीन को जोड़ती हुई प्रतीत होती थी, धीरे धीरे उनकी नजरों में आई। पहले तो वे उसे सिर्फ सुन पाए, फिर उन्होंने उसका सिलहूट देखा। फिर सिलहूट अलग अलग होता गया और वांग बाओले और दूसरे साधकों की आंखों में एक छवि साफ दिखाई देने लगी। यह एक विशालकाय राक्षसी जानवर था जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। ये डायमंड ऐप जैसा ही था, लेकिन स्पष्ट रूप से कई गुना बड़ा था। इसका शरीर फर की एक गंदी परत से ढका हुआ था, जिसमें हवा में काली हड्डियों के पैच थे। इसके पास आने पर किसी सड़ी हुई चीज की बदबू आ रही थी। भारी जंजीरों ने इसे नीचे दबा दिया और इसके शरीर को छेद दिया। उन्होंने इसे एक विशाल लकड़ी के लट्ठे से बांध दिया जो जानवर के पीछे हवा में लटका हुआ था। लट्ठा सैकड़ों हजारों फीट मोटा था। एक साधारण किसान लॉग के सामने चींटी के रूप में दिखाई देगा। हालांकि जानवर के बगल में लॉग का आकार कम स्पष्ट हो गया था। लॉग के बारे में सबसे चौंकाने वाली बात इसकी चौड़ाई नहीं बल्कि इसकी लंबाई थी। ऐसा लग रहा था कि यह हमेशा के लिए चलता रहेगा। जानवर लॉग के एक छोर से बंधा हुआ था जबकि लॉग का दूसरा छोर बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा था। लकड़ी का लटका हुआ लॉग दूर आसमान में पूरी तरह से फैला हुआ लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे ये दुनिया के दूसरे छोर से जुड़ा हुआ हो। यह विशाल जानवर खच्चर की तरह था, लॉग को अपने पीछे एक एक कदम घसीटते हुए बड़ी मुश्किल से आगे बढ़ रहा था। अगर ये थोड़ा भी धीमा होता तो जानवर पर लगी जंजीरें अचानक एक रून की रोशनी से चमक उठती, जो फिर कई महीन धागों में बदल जाती, जानवर को कोड़े मारती और उससे दर्द की चीखें निकलती। जानवर को कोड़ों की मार के डर से बिना धीमा हुए या रुके आगे बढ़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। ऐसा लग रहा था कि उसने वांग बाओले और दूसरे साधकों पर ध्यान नहीं दिया या उनकी परवाह नहीं की। हवा में खटपट और पैरों की आवाज़ गूंज रही थी। धीरे धीरे हाँफने की आवाज़ें नज़दीक आ रही थीं। उनसे हजारों फीट दूर एक विशालकाय राक्षस एक कदम आगे बढ़ रहा था, अपने पीछे एक लकड़ी का लट्ठा घसीट रहा था। फिर वह धीरे धीरे दूर चला गया। जमीन पर उसके हर कदम से धरती हिल रही थी। जमीन से उसके हर कदम से तूफान उठ रहा था।
पूरी दुनिया गरज रही थी और हवाएं उसके आने और फिर चले जाने पर चीख रही थीं। वह क्या था? वांग बाओले ने अपने आप से कहा, जबकि उसके आसपास के सभी लोग चौंक गए। फैंग क्यूरन भी हिल गया था। जानवर से जो शक्ति निकली थी वह बहुत ही जबरदस्त थी और उसने पूरी दुनिया को अपने आगोश में ले लिया था। अविश्वसनीय बात यह थी कि कैसे इतने शक्तिशाली जानवर को गुलाम की तरह जंजीरों में बांधकर खच्चर की तरह काम पर लगाया गया था, जो लकड़ी को घसीटते हुए आगे बढ़ा रहा था। इस दृश्य ने सभी को अंदर तक हिला दिया था। वे लकड़ी के दूसरे सिरे को घूर रहे थे, जो क्षितिज तक फैला हुआ था और जिसका कोई अंत नहीं दिख रहा था। वे अनुमान लगाने से खुद को रोक नहीं पा रहे थे कि यह कहाँ जाता है। लकड़ी का दूसरा सिरा इस दुनिया की छोटी बलि वेदी की ओर ले जाएगा, फैंग क्यूरन ने अचानक कहा। उसके चेहरे पर भाव तुरंत बदल गए। फिर सभी गंभीर हो गए। जिस बात ने उनके चेहरे पर उदासी ला दी थी वह ये थी कि जब विशालकाय जानवर उनके पास से गुजरा तो उन्होंने क्या देखा था। उसके भारी कदमों ने धरती को हिला दिया था। लाल फूल जो अभी तक खिले नहीं थे वे कांप उठे थे। जैसे जैसे वे हिलते रहे, इनमें से कुछ फूल खिलने के संकेत देने लगे थे। ये दृश्य देखकर सभी लोग घबरा गए थे। कोई भी आसानी से कल्पना कर सकता था कि इतनी बड़ी संख्या में राक्षसी हरेपोरिया फूल अचानक खिलने पर लाशों की भीड़ जमीन से ऊपर उठ जाएगी। हमें अब जाना होगा। फैंग क्यूरन के चेहरे पर अलार्म चमक गया क्योंकि उसने अपना दाहिना हाथ उठाया और हाथ हिलाया। अचानक बिजली के एक उछाल ने सभी को जमीन से उठा लिया और उन्हें दूर धकेलना शुरू कर दिया। उसे चेतावनी देने की कोई आवश्यकता नहीं थी। उसके आसपास के नवजात आत्मा क्षेत्र के साधक सभी घबरा गए और भागने लगे। वांग बाओले ने भी ऐसा ही किया। उसने फैंग क्यूरन के धक्के का इस्तेमाल किया और झाओ यामिंग और कोंग दाओ को घसीटते हुए भाग गया। अभी भी बहुत देर हो चुकी थी। शायद ये कहना अधिक सटीक होगा कि उन्होंने उस समय इस जगह को छोड़ने का अवसर खो दिया था जब जानवर दिखाई दिया था। धरती कांपना बंद हो गया था, लेकिन हवा में लगातार जोरदार धमाके होने लगे। हर धमाके की आवाज़ एक राक्षसी हरेपोरिया फूल के खिलने की थी। हर फूल की कली मुट्ठी के आकार की थी और वे मुट्ठी से बाहर निकली हथेली में फूट रही थीं। यह एक चौंकाने वाला दृश्य था। दूर से देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे दूर से अनगिनत हथेलियां उन पर हाथ हिला रही हों। उनकी नज़र में आने वाले सभी राक्षसी फूल उसी पल खिल गए। पराग के विशाल बादल हवा में फैल गए, जिससे लाल रंग की धुंध बन गई जो इकट्ठा हो गई और फिर आसमान को ढक लिया। उनके चारों ओर, उनके बाएं और दाएं, उनके आगे और पीछे, दूर दूर तक वे फूलों और लाल रंग की धुंध के समुद्र से घिरे हुए थे। लाल रंग की धुंध के दायरे में फंसी लाशें हिलने लगीं। जैसे ही लाशें अपने पैरों पर खड़ी होने लगीं, हवा में भयंकर चीखें गूंजने लगीं। उनकी आंखें लाल लपटों से जल रही थीं जब वे दहाड़ रहे थे और साधकों पर हमला कर रहे थे। भीड़ में ऐसे जानवर थे जिनके आधे शरीर गायब थे और मनुष्य के अंग गायब थे। मांस और खून से रहित कंकाल थे। ऐसे भी थे जिनके शरीर पूरी तरह से बरकरार लग रहे थे और एक बुरी, काली आभा दे रहे थे। यहाँ तक कि कई आदमी के आकार के कीड़े भी काले समूहों में इकट्ठे हुए थे जो दहाड़ते हुए उन पर हमला कर रहे थे। मौत की बदबू हवा में मंडरा रही थी और पूरे इलाके को ढक रही थी। यह मौत की टोपी की तरह थी जो हवा में फैल रही थी और जीवित लोगों के खून और मांस को इकट्ठा करते हुए सब कुछ ढक रही थी। फैंग क्यूरन भले ही सोलकंडित दायरे में हो, लेकिन अगर वह इन जीवित मृतकों की हमलावर भीड़ में फंस जाती तो वह जल्द ही खुद को बाहर निकलने की कोशिश में थका देती और अंततः मर जाती। वह अभी भी एक जीवित, सांस लेने वाला प्राणी थी। दूसरी ओर ये लाशें मृत थीं। उनकी चीखें हवा में गूंज रही थीं, जैसे आसमान में लाल धुंध छा गई हो और भयंकर दहाड़ें गूंज रही हों। किसी के पास सोचने का समय नहीं था, क्योंकि सबसे नज़दीकी लाश पहले ही उन पर झपट चुकी थी। तुरंत ही लड़ाई की आवाज़ें गूंजने लगीं। फैंग क्यूरन ने हाथ की मुहरों की एक तेज श्रृंखला बनाई, जिससे एक बवंडर आया जो बाहर की ओर बढ़ गया। बाकी लोगों को एहसास हुआ कि वे खतरे में हैं और वे एक साथ इकट्ठा हो गए। फैंग क्यूरन के नेतृत्व में उन्होंने आगे बढ़ते हुए अपने हमले शुरू कर दिए। वांग बाओले टीम के दाईं ओर थे और उनके पीछे झाओ यामिंग और कोंग दाओ थे। बाद वाले को वांग बाओले से सुरक्षा की कोई ज़रूरत नहीं थी। झाओ यामिंग खासतौर पर अपने तत्व में थी क्योंकि उसके सरणी गठन ने बड़े पैमाने पर लड़ाई में अपना उपयोग पाया। हाथ की मुहरों की एक श्रृंखला के साथ उसने सरणी गठन की लहर के बाद लहर को छोड़ दिया। हर 9वीं सरणी गठन के साथ संचित सरणी गठन एक विस्फोटक हमले को ट्रिगर करेगा, लाशों के विशाल दल को मिटा देगा और एक ऐसा पलटवार पैदा करेगा जिसने कई अन्य दुश्मनों को नुकसान पहुंचाया। कोंग दाओ भी उतना ही घातक था। युद्ध में उसकी जानवर जैसी प्रवृत्ति पूरी तरह से सामने आ गई थी। उसके अंदर छिपी हिंसक प्रवृत्ति खुद को प्रकट करती है क्योंकि वह चतुराई से घातक वार से बचता है और उसी तरह से क्रूर तरीके से जवाब देता है। वांग बाओले ने अपने दोस्तों को लड़ाई में खुद को संभालते हुए देखा, इसलिए उसने चिंता करना बंद कर दिया।
हाथ की मुहरों की एक श्रृंखला के साथ उसने बिजली के बोल्टों का एक समुद्र बुलाया, बिजली का एक विस्फोट जिसने बिजली की लहर पर लहर पैदा की जो फिर बाहर की ओर बढ़ी और लाशों के झुंड को मिटा दिया। उसका फ्लेम स्नैच हथियार कवच एक ऐसा हथियार था जो आमने सामने की लड़ाई के लिए अधिक उपयुक्त था। दुश्मनों के समूह का सामना करते हुए वांग बाओले ने सबसे पहले डार्क आर्ट का उपयोग करने के बारे में सोचा। हालांकि उसे जल्द ही एहसास हो गया कि इस तरह की लड़ाई में डार्क आर्ट बेकार है। उनमें कोई आत्मा नहीं थी। वास्तव में लाशें किसी तरह के मांस और खून की कठपुतलियों में बदल गई थीं। उसके बिजली के बोल्ट उसके पास मौजूद सबसे प्रभावी हथियार बन गए थे। उसने उड़ती हुई तलवारों की सेनाएं भी छोड़ दीं जो उसके स्टोरेज ब्रेसलेट से निकलकर हवा में उछलती थीं। सचमुच तलवारों की बारिश हो रही थी। बाकी लोगों ने भी अपने शक्तिशाली मंत्र और तकनीकें इस्तेमाल की थीं। फैंग क्यूरन ने लड़ाई के बीच आगे बढ़ते हुए उनके लिए रास्ता बनाना जारी रखा। हालांकि वहां बहुत सारे जानवर और बहुत सारी लाशें थीं। वे आगे बढ़े, कोई अंत नजर नहीं आ रहा था। आसमान में उड़ते हुए जानवर दिखाई दिए और दूर से वे काले लबादे में लाशें देख सकते थे। कोई कह सकता है कि ये काले लबादे वाली लाशें बहुत ज्यादा नहीं थीं, लेकिन फिर भी उनमें से सैकड़ों थीं। उनमें से हर एक काले कोहरे में लिपटा हुआ था जो घातक दिखने वाले रूनों से चमक रहा था। कोहरा दहाड़ता हुआ साधकों की ओर बढ़ा। हर बार एक विस्फोट के साथ हुआ। इसकी शक्ति इतनी ज्यादा थी कि ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें एक नवजात आत्मा क्षेत्र के साधक से वार मिल रहा हो। वे साधकों के सामने सबसे खतरनाक चीज नहीं थे। सबसे बड़ा खतरा बिना किसी भागने के लड़ाई में फंस जाना था। जैसे जैसे पराग आगे फैलता गया, ये और भी खतरनाक लाशों को जगा सकता था या और लाशों को अपनी ओर खींच सकता था। फेंग क्यूरन घबराने लगी। उसने एक रूलर निकाला और उसे हवा में लहराया और उसकी आवाज गूंज उठी। 1000 फीट। जैसे ही उसने ये कहा, उसके 1000 फीट के भीतर की जमीन हिलने लगी। ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति कहीं से आकर इकट्ठी हो गई हो और 1000 फीट के दायरे में मौजूद सभी लाशों को कुचल दिया हो। वे तुरंत धूल में बदल गए। हमला अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली था, लेकिन इससे कोई मदद नहीं मिली। लाशें बहुत ज्यादा थीं। खाली की गई 1000 फीट की जगह तुरंत नई लाशों से भर गई। काला कोहरा खतरनाक तरीके से घिरने लगा। चीलिन और अन्य लोगों ने भी हमला किया और उनके हमलों ने फैंग क्यूरन को अपने अगले हमले की तैयारी करने का समय दिया। कुछ पलों के बाद फैंग क्यूरन की आंखों में बर्फीली चमक चमक उठी और वह दहाड़ने लगी। 10,000 फीट। जैसे ही फैंग क्यूरन ने हमला किया, झाओ यामिंग की आंखें चमक उठीं। हाथ की मुहरों की एक श्रृंखला के साथ उसने 99 सरनी रून छोड़े, जिससे एक सरनी संरचना बनी जो सभी दिशाओं में 10,000 फीट तक फैली हुई थी। फैंग क्यूरान के शासक का हमला ठीक उसी समय हुआ जब व्यूहरचना दिखाई दी। धमाका, धमाका, धमाका। धरती हिल गई और आसमान का रंग उड़ गया क्योंकि 10,000 फीट के भीतर सब कुछ धूल में बदल गया। शासक के भीतर की शक्ति किसी अन्य शक्ति स्रोत से बढ़ गई थी। यह बाहर की ओर बढ़ गया, हमले के झटके 20,000 फीट दूर तक भेजे। झटके शायद मूल हमले जितने शक्तिशाली नहीं थे, आगे बढ़ने पर कमजोर होते गए, लेकिन वे लाशों को मिटाने के लिए पर्याप्त थे। युद्ध के मैदान से सभी दुश्मन तुरंत ही निकल गए। हालांकि उन्हें बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं थी, इससे पहले कि लाशों की एक और सेना क्षितिज पर दिखाई दे। पहले की लड़ाई के कारण सभी को झाओ यामिंग की सरनी संरचनाओं की शक्ति का एहसास हो गया था। वांग बाओले भी आश्चर्यचकित थे। उन्हें हमेशा से पता था कि झाओ यामिंग की सरनी संरचनाएं कितनी अविश्वसनीय थीं, लेकिन उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वे एक सोलकंडित दायरे के साधक की शक्ति को बढ़ा सकती हैं। अपनी घबराहट के बीच फैंग क्यूरन को झाओ यामिंग की सरनी संरचनाओं की शक्ति का एहसास हुआ। उसकी आंखें चमक उठीं। वह अगले ही पल झाओ यामिंग के बगल में दिखाई दी, उसे अपने पास रखने के इरादे से। उसी समय वांग बाओले झाओ यामिंग के बगल में दिखाई दिए। वह उसके बगल में खड़ा था और फैंग क्यूरन को घूर रहा था। बाओले, मैं झाओ यामिंग की सुरक्षा सुनिश्चित करूंगा। मैं अपनी जान की कसम खाता हूं। उसने बिना किसी लाग लपेट के साफ साफ बात कही। वांग बाओले ने चुपचाप झाओ यामिंग को देखा। वह उसके लिए कोई निर्णय लेने की स्थिति में नहीं था। झाओ यामिंग ने वांग बाओले की ओर देखकर हल्के से मुस्कुराने से पहले कुछ पलों तक इस पर विचार किया। फिर उसने सिर हिलाया और फैंग क्यूरन का पीछा किया। वे हवा में पहले किए गए हमले को दोहराने के इरादे से आसमान की ओर बढ़े। वांग बाओले के अंदर अचानक एक अवर्णनीय चिंता उभरी जब उसने दोनों को आसमान की ओर बढ़ते देखा। वह कुछ कहने ही वाला था कि अचानक जमीन हिंसक रूप से हिलने लगी। उनके सामने की जमीन धंस गई और 100 फुट लंबा, आंशिक रूप से सड़ रहा अजगर जमीन से निकला और कीचड़ और टूटे हुए पत्थर को आसमान में उछालते हुए किसानों के समूह से टकराया। युद्ध की गगनभेदी आवाज़ों के बीच वांग बाओले के पास पहले महसूस की गई चिंता पर विचार करने का समय नहीं था। वह हमले से बचने के लिए बाकी लोगों के साथ तेजी से भाग गया। उनके पीछे एक बार फिर जमीन धंस गई क्योंकि एक और विशालकाय अजगर उड़कर बाहर आया।
उनके आसपास की जमीन के टुकड़े एक के बाद एक धंसने लगे। एक तीसरा, चौथा और पांचवां अजगर निकला। 40 से ज्यादा विशालकाय अजगर दहाड़ते हुए साधकों के समूह पर टूट पड़े। उनके खुले मुंह से काली आग निकल रही थी। कुछ कोर फॉर्मेशन क्षेत्र के साधक विशालकाय अजगरों के हमले से बच नहीं पाए और उन्हें तुरंत जिंदा निगल लिया गया। लाशों की भयंकर चीखों के बीच दर्द की दबी हुई चीखें दब गईं। साधकों के समूह के पास विशालकाय अजगरों के हमलों के कारण तितर बितर होने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। वान बाओले ने ऐसा ही किया और जल्दी से पीछे हट गया। एक विशालकाय अजगर दहाड़ता हुआ उसके दाईं ओर से उस पर हमला करने आया। ऐसा लग रहा था कि उसे जिंदा निगल लिया जाएगा, लेकिन वान बाओले की ताकत एक नवजात आत्मा क्षेत्र के साधक जैसी थी। फ्लेम स्नैच थेआर कवच तुरंत उस पर प्रकट हुआ और उसकी आंखों में बर्फीली ठंडी चमक चमक उठी, क्योंकि वह पीछे हटने के बजाय आगे बढ़ा और सीधे विशाल अजगर पर हमला कर दिया। टक्कर की गगनभेदी ध्वनि हवा में गूंज उठी जब वान बाओले की दिव्य आयुध भुजा ने उनके टकराने पर विशाल अजगर के शरीर को छेद दिया। वह विशाल अजगर के चारों ओर फिसल गया, फिर हवा में उछल गया। विशाल अजगर का सिर एक गगनभेदी धमाके के साथ जमीन पर गिर गया। अजगर का शरीर अपना सिर खोने के बावजूद छटपटाता रहा और वान बाओले पर हमला करता रहा। वान बाओले ने हाथ की मुहरों की एक श्रृंखला बनाई। उसकी तिरंगी उड़ती हुई तलवार हवा में तेजी से आई और अजगर को कई टुकड़ों में काट दिया। फिर तलवार वापस उड़ती हुई आई और वान बाओले के चारों ओर चक्कर लगाते हुए उन लाशों को चीरती हुई चली गई जो उस पर हमला करने आए थे। वान बाओले ने अपने आसपास की लाशों पर कोई ध्यान नहीं दिया। इसके बजाय उसने अपने चेहरे पर एक गहरे भाव के साथ अपने चारों ओर देखा। विशाल अजगरों ने युद्ध के मैदान को कई छोटे युद्ध क्षेत्रों में विभाजित कर दिया था। युद्ध की चीखें हवा में उठती रहीं। कई अजगर पहले ही अन्य नवजात आत्मा क्षेत्र साधकों द्वारा मारे जा चुके थे। हालांकि अभी भी मैदान पर कुछ कहर बरपा रहे थे और तब से 1 दर्जन से अधिक साधक मारे गए थे। कोंगदाव पर एक मछली के आकार का कवच दिखाई दिया था। ऐसा लग रहा था कि इसने उसकी गति को बढ़ा दिया था और उसे अर्धपारदर्शिता प्रदान की थी। कोंगदाव युद्ध के मैदान में भाग गया, एक नवजात आत्मा क्षेत्र साधक के साथ लड़ रहा था और एक और विशाल अजगर को मार रहा था। हम इसे हमेशा के लिए जारी नहीं रख सकते। अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो कोई भी यहाँ से जीवित नहीं निकल पाएगा। वान बाओले की सांसें थोड़ी तेज हो गईं। वह कुछ कोर फॉर्मेशन क्षेत्र साधकों के पास गया और अपने हाथ की एक लहर से एक विशाल अजगर को नीचे गिरा दिया। फिर उसने अचानक अपना सिर आसमान की ओर उठाया और घूरने लगा। ऊपर आसमान में फैंग क्यूरान और झाओ यामिंग इस समय अनगिनत पंख वाले जानवरों से घिरे हुए थे। ये जोड़ा एक चमकदार रोशनी से चमक रहा था जो और भी अधिक अंधा करने वाला होता जा रहा था। फैंग क्यूरान ने अचानक अपने हाथ में रूलर को हवा में उठा लिया। उसकी आंखों में एक तीव्र चमक थी और वह चिल्लाए, 1,00,000 फीट। फैंग क्यूरान के दाहिने हाथ ने रूलर को जबरदस्ती नीचे की ओर जमीन की ओर पटक दिया। झाओ यामिंग ने उसी समय हाथ की मुहरों की एक श्रृंखला बनाई जिससे 999 सरनी रूनों की शक्ति निकल गई जो उसने पहले जमा की थी। आसमान गड़गड़ाया और धरती कांप उठी। हवाएं गरजने लगीं और बादल पीछे हट गए। फैंग क्यूरान के 1,00,000 फीट के भीतर सभी लाशें और जानवर, जिनमें अजगर और काले कपड़े पहने लाशें भी शामिल थीं, हिंसक रूप से हिल गईं। ऐसा लग रहा था मानो अचानक कोई अविश्वसनीय शक्ति स्वर्ग से उतरी हो और उसने सब कुछ नष्ट कर दिया हो। 100,000 फीट की जमीन के भीतर विस्फोटों की गड़गड़ाहट हुई और सब कुछ धूल में बदल गया। सब कुछ नष्ट हो गया। झाओ यामिंग की व्यू रचना ने हमले को और तेज कर दिया और शॉक वेव्स को और आगे की ओर धकेल दिया, जो लगभग 3,00,000 फीट तक पहुंच गई। ऐसा लग रहा था मानो धरती की दरारों से एक विशाल हाथ बाहर निकल आया हो और सब कुछ नष्ट कर दिया हो। आकाश में मौजूद राक्षस फैंग क्यूरान और झाओ यामिंग के प्राथमिक लक्ष्य थे। हमले का क्षेत्र हवा में बहुत दूर तक फैला हुआ था। जल्दी करो, जाओ। जमीनें गड़गड़ाने लगीं और सब कुछ धूल में बदल गया। फैंग क्यूरान ने झाओ यामिंग को पकड़ लिया और वह पागलों की तरह चिल्लाते हुए दूर भाग गई। बाकी लोगों को फैंग क्यूरान की याद दिलाने की जरूरत नहीं थी। उन्होंने पहले भी उनके हमले को देखा था और हर कोई हाई अलर्ट पर था और भागने के लिए तैयार था। अचानक सामने आए इस अवसर के साथ ही सैकड़ों हजारों फीट दूर क्षितिज पर दुश्मनों की अगली भीड़ के दिखने पर, जो पहले से ही उनकी ओर बढ़ रही थी, वे तुरंत बाहर निकल आए और तेजी से भाग निकले। वान बाओले ने भी ऐसा ही किया। वह हवा में उछला और कोंगदाओ को अपने साथ खींच लिया। समूह भागने के लिए साफ किए गए युद्ध के मैदान का उपयोग करने ही वाला था कि अचानक धसी हुई जमीन से एक और गड़गड़ाहट की आवाज आई, जहां दर्जनों विशाल अजगर उभरे हुए थे। जमीन और भी धंस गई। उसके फटने से पहले धरती में एक बहुत बड़ी दरार दिखाई दी और उसकी गहराई से एक भयंकर चीख निकली जिसने सभी के दिलों में दहशत पैदा कर दी। चीख के साथ जंजीरों की खनकने की आवाज भी आई। एक बहुत बड़ा खाली शिकारी कुत्ता, जो आंशिक रूप से सड़ चुका था, तेजी से दरार से बाहर निकला। यह अगले ही पल हवा में दिखाई दिया और अपने जबड़े बंद कर लिए।
एक नवजात आत्मा क्षेत्र और 3 अन्य कोर फॉर्मेशन क्षेत्र के साधकों को तुरंत पकड़ लिया और निगल गया। सभी के चेहरों पर भय और चिंता की लकीरें उभर आईं। उनका दुष्स्वप्न अभी शुरू ही हुआ था। जमीन में भी ऐसी ही दरारें दिखाई देने लगीं। काले शिकारी कुत्ते बाहर निकले, उग्र रूप से चिल्लाने लगे और हवा में उछलने लगे। सौभाग्य से वे सभी जमीन से बंधे हुए थे और बहुत दूर तक नहीं भाग सकते थे। फिर भी उनकी संख्या दर्जनों में थी और वे एक बड़ा खतरा थे, खासकर उनकी अनोखी काया के कारण। उनके खिलाफ मंत्र बेकार थे। यह विशाल महासागर में एक कंकड़ फेंकने जैसा था। वे बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हुए। केवल मांस पर किए गए शारीरिक हमलों ने उन्हें प्रभावित किया। नवजात आत्मा क्षेत्र साधक, फैल जाओ। कोर फॉर्मेशन क्षेत्र साधक, मेरे चारों ओर इकट्ठा हो जाओ। हम भागेंगे और लकड़ी के लॉग के अंत में इकट्ठा होंगे। फैंग क्यूरन का चेहरा पीला पड़ गया था क्योंकि उसने जल्दी से अपना आदेश दिया। वह हमला करना चाहती थी, लेकिन उसे गहरी भूमिगत गड़गड़ाहट वाली एक भयानक शक्ति का आभास हो सकता था। ये तेजी से आगे बढ़ रही थी और उनकी ओर बढ़ रही थी। उनके पास जमीन से ऊपर आने से पहले केवल 30 सेकंड थे। खतरे के इतने करीब होने के कारण उसके पास विस्तृत योजना बनाने का समय नहीं था। उसने अपना दाहिना हाथ उठाया और एक लहर के साथ उसने अपने चारों ओर कुछ कोर फॉर्मेशन क्षेत्र साधकों को इकट्ठा किया। इसके बाद वह झाओ यामिंग और अन्य लोगों को दूर ले गई। चीलिन और अन्य नवजात आत्मा क्षेत्र साधक, जिनके चेहरे पीले थे, सभी फैल गए थे। वान बाओले ने भी ऐसा ही किया था। उसने फैंग क्यूरन का पीछा करने का इरादा किया था, लेकिन जैसे ही उसने एक कदम आगे बढ़ाया, उसके नीचे की जमीन हिलने लगी। एक काला शिकारी कुत्ता दहाड़ता हुआ उस पर टूट पड़ा, उसका रास्ता रोक दिया और उसे पूरा निगलने का इरादा किया। वान बाओले की आंखों में एक भयानक चमक चमक उठी। फ्लेम स्नैच थेआर कवच तुरंत सक्रिय हो गया और उसके दिव्य आयुध हाथ में अविश्वसनीय शक्ति एकत्रित हो गई। उसने काले कुत्ते की ओर अचानक मुक्का मारा। मुक्का एक बवंडर की तरह उछला और सीधे कुत्ते के सिर पर जा लगा, जिससे हवा में जोरदार धमाका हुआ। कुत्ता दर्द से कराह उठा और लड़खड़ा कर पीछे हट गया, जबकि वान बाओले मुक्के की प्रतिक्रिया से कांप उठा। उसका कवच चरमराया और वह उसके मुक्के की ताकत से पीछे की ओर उड़ गया, जैसे कि एक कठपुतली अपनी डोरियों से कट गई हो। जैसे ही वह पीछे की ओर फेंका गया, आसमान एक बार फिर से नई नई लाशों से भर गया। वान बाओले के चारों ओर दिखाई देने वाली उड़ती तलवारों ने भयानक जीवों को उनके पास पहुंचने से पहले ही मार डाला। वान बाओले की सांसें तेज हो गईं क्योंकि उसने खुद को स्थिर किया। उसने चारों ओर देखा और केवल कई दाव पहले साधकों के फटे और अपंग अंग देखे। चीलिन और अन्य लोग बहुत पहले ही हवा में उड़ गए थे। लाशें अलग हो गई थीं और साधकों के पीछे चली गई थीं। हमें इस शापित जगह पर नहीं आना चाहिए था। वान बाओले ने अपने दांत पीस लिए। वह बिना किसी हिचकिचाहट के पीछे हट गया, एक यादृच्छिक दिशा चुनी और दौड़ना शुरू कर दिया। जैसे ही वह भागने वाला था, उससे 1 लाख फीट दूर जमीन गरजने लगी। एक विशाल, आंशिक रूप से विघटित कुनपेंग जमीन से उछला, जैसे कि समुद्र की सतह को तोड़ रहा हो, और हवा में उछल गया। जानवर ने एक काली क्यूई उत्सर्जित की। उसके विघटित रूप से ऊर्जा की लहरें उठीं, जिससे वान बाओले के दिल में डर पैदा हो गया। उसकी साधना अस्थिर होने लगी। यह एक ऐसी अनुभूति थी जो उसने पहले भी अनुभव की थी जब वह एक स्टार फैंग जानवर के साथ रास्ते पार कर चुका था। वह जानता था कि उसके सामने वाला राक्षस कम से कम ग्रह क्षेत्र में था। ग्रह क्षेत्र। वान बाओले की खोपड़ी सुन्न हो गई। उसने कुनपेंग पर जंजीरें देखीं, जो काले शिकारी कुत्तों पर लगी जंजीरों जैसी थीं। हालांकि और भी जंजीरें थीं। आगे सोचने का समय नहीं था। वह बिना पीछे मुड़े जल्दी से भाग गया। उसने अपने पास मौजूद हर चीज़ को खोल दिया। उसकी धार्मिक आयुध घंटी ने उसके थेआर कवच को ढंक दिया, जबकि उसकी तिरंगी उड़ती तलवार उसके चारों ओर सुरक्षा घेरे बना रही थी। अपनी सुरक्षा बढ़ाने के बाद उसने अचानक गति बढ़ा दी, एक उल्कापिंड में तब्दील हो गया जो आकाश में उड़ता हुआ पंख वाले जानवरों को चकनाचूर कर रहा था, जो उसके रास्ते में खड़े होने की हिम्मत कर रहे थे। मौत और धूल उसके पीछे छोड़ गई क्योंकि वह बिना सोचे समझे अपना रास्ता बना रहा था। वान बाओले की इंद्रियां चरम पर पहुंच गई थीं। जैसे ही उसे कुछ गड़बड़ का एहसास हुआ, उसने तुरंत दूसरी दिशा में अपना रास्ता बदल लिया। इस तरह वह कई खतरनाक मुठभेड़ों से बचने में कामयाब रहा। इतने समय के बाद पराग का असर शायद खत्म हो गया था, क्योंकि लाशें सख्त होने लगी थीं। जल्द ही उनमें से ज्यादातर पूरी तरह से धीमी हो गईं। वान बाओले आखिरकार लाल धुंध और जीवित मृतकों की भूमि से बाहर निकल आया। वह हौंफ रहा था, उसके कपड़े पसीने से भीगे हुए थे। उसने जल्दी से कुछ गोलियां निकाली और उन्हें पूरा निगल लिया। फिर वह पीछे मुड़ा और अपने पीछे युद्ध के मैदान को घूरने लगा। उसकी आंखों में अभी भी बचा हुआ आतंक था। कुनपेंग को जंजीरों में जकड़ा गया था, इसलिए अब वह मेरे पीछे नहीं आ सकता क्योंकि मैं इतनी दूर हूँ। झाओ यामिंग और कोंग दाओ फैंग क्यूरन के साथ हैं। उन्हें सुरक्षित होना चाहिए। वान बाओले का दिल अभी भी तेजी से धड़क रहा था, हालांकि वह जानता था कि घबराने का कोई फायदा नहीं है।
उसने हवा के कुछ घूंट लिए, अपने अंदर की बेचैनी को दबाया और अपने चेहरे पर गंभीर भाव के साथ अपने चारों ओर देखा। उसकी नज़र एक दिशा पर टिक गई। भूमि विरल और खतरों से खाली दिख रही थी, इसलिए वह उस दिशा में दौड़ने लगा। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लकड़ी के लट्ठे के दूसरे छोर की दिशा का पता लगाना है, जहां बलि वेदी स्थित है। आसमान में अंधेरा था। भले ही आसमान में विशाल जानवर की लाश सूरज की तरह चमकती रही, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वह पूरी जमीन को रोशन करने के लिए संघर्ष कर रही थी। वांग बाओले ने देखा कि उसके सामने की जमीनें मंद रोशनी में थीं, जबकि दूर की दूसरी जमीनें पूरी तरह से अंधेरे में थीं। हालांकि एक साधक तब तक स्पष्ट रूप से देख सकता था जब तक वह अपनी आंखों में आत्मिक ऊर्जा को प्रवाहित होने देता। जमीनों पर बिखरे राक्षसी हरे पोरिया फूल भी मदद करते थे। उनके लाल फूलों से एक हल्की रोशनी निकलती थी जो उसके आसपास की जमीनों पर एक मंद चमक बिखेरती थी। लाशों के अंतहीन ढेर के बिना उसके सामने का नज़ारा बिल्कुल अलग दिखाई देता। उनकी मौजूदगी ने दुनिया को अंतहीन मौत के आभा से भर दिया। वांग बाओले भले ही एक डार्क चाइल्ड हो, लेकिन वह मौत के ऐसे दृश्यों का इतना आदी नहीं हुआ था। डार्क सेक्ट मौत पर शासन कर सकता है, लेकिन इसकी जिम्मेदारी आत्माओं को ले जाना था। इस दुनिया में जो लाशें युगों पहले मर चुकी थीं, वे खून और मांस की कठपुतलियों से अलग नहीं थीं। इन कठपुतलियों को नियंत्रित करने वाली शक्ति कुछ ऐसी थी जिसे वांग बाओले ने पहले कभी नहीं देखा था। वह भ्रमित और खोया हुआ था, और साथ ही इस दुनिया में उसने जो कुछ देखा था उससे विस्मय में था। कभी न खत्म होने वाला कबीला आकाशगंगाओं को आतंकित कर सकता है, लेकिन कोई इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि वे एक शक्तिशाली इकाई हैं। यही वह चीज़ है जो उन्हें जंगली होने और किसी और को जवाब न देने की शक्ति देती है। वांग बाओले ने खुद से कहा। वह धीमा नहीं हुआ और हवा में आगे बढ़ता रहा, अपने सीने के करीब राक्षसी हरे पोरिया फूल की कलियां पकड़े हुए। इसकी अजीब शक्ति ने सुनिश्चित किया कि वह अपनी यात्रा के दौरान आगे के भ्रमों का शिकार न हो। राक्षसी फूल बिना किसी अचानक हलचल के अचानक खिलने की संभावना कम लग रहे थे। इसका मतलब था कि लाल धुंध से भागने के बाद वांग बाओले की यात्रा अपेक्षाकृत सुचारू और खतरे से मुक्त रही थी। हालांकि उसने जो देखा उससे वह और भी अधिक चौंक गया। इस भूमि पर लाशें अनगिनत प्रजातियों की थीं, और उनमें से ज्यादातर ऐसी थीं जिन्हें वांग बाओले ने कभी देखा या सुना नहीं था। उसने जानवरों के शरीर और मानव सिर वाले जीव देखे, चट्टानों से बनी लाशें, सींगों से ढके विशाल शरीर, साथ ही कई अन्य विचित्र दिखने वाली लाशें। 2 सिर वाले और 5 अंगुलियों जैसे दिखने वाले और आंखें न रखने वाले भी थे। ऐसी लाशें भी थीं जो विशाल क्यूब्स के आकार की थीं, और ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें एक साथ जोड़ दिया गया हो। ऐसा नहीं लगता था कि ये प्राणी अतीत में किसी भी तरह से जीवित हो सकते थे, लेकिन जहां तक वांग बाओले को पता था वे लाशें थीं। इन नज़ारों ने वांग बाओले को अंदर तक हिला दिया। फिर उसने जानी पहचानी दिखने वाली लाशें देखीं, जैसे कि ब्लैक विंड प्लैनेट के मूल निवासी बड़े पैरों वाले छोटे काले आदमी। उनकी मृत्यु के बाद भी उन लाशों से निकलने वाली आभा भयानक बनी रही। वांग बाओले सहज रूप से जानते थे कि उन्हें बहुत पास नहीं जाना चाहिए। अगर वह उनके संपर्क में आता तो वह आकस्मिक प्रतिक्रिया को ट्रिगर कर सकता था। वांग बाओले ब्लैक विंड प्लैनेट के मूल निवासियों की लाशों के पास से गुजरा। 30 मिनट बीतने के बाद वह हवा में रुका और अपनी नज़रें नीची कीं। उसके चेहरे पर एक अजीब सी नज़र थी। वह जमीन पर दूसरी लाशों के ढेर के ऊपर पड़ी लाश को घूरता रहा। अपने थोड़े लंबे कानों और बेहद दुबले शरीर को छोड़कर लाश लगभग इंसान जैसी दिख रही थी। उसकी मौत ने उसकी असाधारण सुंदरता को कम नहीं किया। वांग बाओले ने ऐसी प्रजाति को सिर्फ गेम डिसेंड में देखा था। वह गेम, वांग बाओले ने बड़बड़ाया। हो सकता है कि वह लाश को बहुत देर तक घूरता रहा हो, क्योंकि लाशों के पहाड़ पर दुबली पतली आकृति की उंगली हिलने लगी थी। वांग बाओले तुरंत सावधान हो गया। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत गति पकड़ी और भाग गया। जैसे जैसे वह दूर होता गया, उंगली आखिरकार शांत हो गई। जमीन शांत और शांतिपूर्ण रही। मैं कहीं भी ज्यादा देर तक नहीं रुक सकता। यहाँ सब कुछ वाकई अजीब लगता है। वांग बाओले ने गहरी सांस ली। आगे बढ़ते हुए उसने अपने चारों ओर देखा, ये तय करने की कोशिश कर रहा था कि किस रास्ते पर जाना है। वह जानता था कि बलि वेदी को खोजने का सबसे तेज और सरल तरीका उस विशाल जानवर को ढूंढना था जिसे उन्होंने पहले देखा था। फिर वह जानवर का पीछा कर बलि वेदी को ढूंढने में सक्षम होगा। समय धीरे धीरे बीतता गया। दिन बीतते गए। वांग बाओले ने लाशों से भरी इस दुनिया में अपनी उड़ान जारी रखी, बिना आराम किए खोज करते हुए। हालांकि उसने केवल और लाशें देखीं। विशाल जानवर कहीं नहीं मिला। फिर एक दिन जब वांग बाओले आसमान में तेजी से उड़ रहा था, थोड़ा चिंतित महसूस कर रहा था, तो उसकी पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं। उसके अंदर एक अजीब सी भावना उमड़ पड़ी और उसकी डार्क फायर अनियंत्रित रूप से हिलने लगी। यह बाहर की ओर बढ़ी और उसके शरीर के बाहर दिखाई दी काली बर्फीली लपटों में बदल गई। वांग बाओले की आंखों में कुछ चमक उठा। वह महसूस कर सकता था कि कोई शक्ति उसे और उसके शरीर के अंदर मौजूद डार्क फायर को खींच रही है।
यह उसकी डार्क फायर के साथ प्रतिध्वनित हो रही थी। ये परिचित लगा। यह डार्क सेक्ट की आभा थी। क्या यहाँ डार्क सेक्ट के सदस्य छिपे हो सकते हैं? वान बाओले की सांसें थोड़ी तेज हो गईं। उसने अपनी इंद्रियों को फैलाया और ध्यान से उस क्षेत्र का सर्वेक्षण करना शुरू कर दिया। उसने अपना सिर दाईं ओर झुकाया। डार्क सेक्ट से संबंधित परिचित आभा उस दिशा से आ रही थी। वान बाओले गहरी सोच में डूब गया। फिर उसने लिटिल मिस्सी का मुखौटा निकाला। भले ही लिटिल मिस्सी ने पूरे समय तक उसकी पुकार का जवाब नहीं दिया था, फिर भी मुखौटा एक महत्वपूर्ण वस्तु के रूप में काम आया जिसने वान बाओले को भ्रम से वास्तविकता को समझने में मदद की। इस समय मुखौटे में अदृश्य होने का कोई संकेत नहीं था। वान बाओले ने स्त्री के सर का निरीक्षण किया, फिर अपने चारों ओर देखा। आखिरकार उसका मन शांत हो गया कि यह अभी तक एक और भ्रम नहीं था। उसने दिशा बदलने से पहले कुछ समय तक विचार किया और उस दिशा में भाग गया जहां से डार्क सेक्ट आभा आ रही थी। उसने अपने आसपास के वातावरण से सावधान रहते हुए एक सामान्य गति बनाए रखी। 30 मिनट बीत गए। परिचित होने की सताती भावना तीव्र हो गई और वान बाओले के अंदर की डार्क फायर एक भूख के साथ हलचल करने लगी जो बिना रुके उसके शरीर से फूट पड़ी। दूर से वान बाओले का शरीर अब दिखाई नहीं दे रहा था। इसके बजाय कोई केवल काली आग की एक ज्वलंत गेंद देख सकता था। ये तब था जब वान बाओले आखिरकार उस स्थान पर पहुंचे जहां से डार्क सेक्ट आभा उत्पन्न हुई थी। ये एक पहाड़ के नीचे आराम कर रहा एक शहर था। ये पहला शहर था जो वान बाओले ने इस दुनिया में देखा था। यह कोई बड़ा शहर नहीं था, इसका आकार केवल ईथर शहर जितना था। हालांकि लाशों से भरी भूमि में यह अभी भी एक प्रभावशाली दृश्य था। आखिरकार उसने रास्ते में लाशों और राक्षसी फूलों के अलावा कुछ नहीं देखा था। वहां कोई और वास्तुकला नहीं थी। शहर की मौजूदगी ही किसी बेहद महत्वपूर्ण चीज की बात करती थी। इस बारे में सोचते ही वान बाओले की सांसें अनियमित हो गईं। उसे पूरा भरोसा था कि शहर की मौजूदगी का मतलब है कि यहाँ जीवन रूप मौजूद थे। इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि शहर अब सिर्फ खंडहर बन चुका है। इसकी ज्यादातर इमारतें क्षतिग्रस्त और आंशिक रूप से ढह चुकी हैं। इसे देखकर वान बाओले का उत्साह अभी भी बढ़ गया था। शहर के पास पहुंचते ही उसकी आंखें चौड़ी होने लगीं। वह आगे की ओर उड़ गया और शहर के खंडहरों के ऊपर मंडराता रहा। नीचे की ओर देखते हुए उसका सिर जोर से बजने लगा। उसके सिर के अंदर एक खामोश विस्फोट हुआ। ये जगह वान बाओले हिल गया। उसके अंदर भावनाओं की लहरें गरज उठीं, जबकि उसके शरीर के बाहर की डार्क फायर हिंसक रूप से डगमगा रही थीं। जहां वह खड़ा था वहां से उसने न केवल शहर के खंडहर देखे, बल्कि कुछ और भी। शहर जमीन पर नहीं बना था, यह एक बहुत बड़ी खोपड़ी पर बना था। कोई कल्पना कर सकता है कि खोपड़ी कितनी बड़ी होगी। खोपड़ी किसी पहाड़ पर नहीं बल्कि एक हाथ से जुड़ी हुई थी। शायद इसे ह्यूमरस का आधा हिस्सा कहना ज्यादा सटीक होगा। ऐसा लग रहा था जैसे कोई विशालकाय व्यक्ति अतीत में कभी ध्यान में बैठा था और उसके एक कंधे से तिरछे नीचे की ओर एक वार हुआ था, जिससे विशालकाय व्यक्ति का शरीर दो हिस्सों में बढ़ गया था। उसके शरीर का एक आधा हिस्सा स्पष्ट रूप से धूल में बदल गया था। यही वजह है कि जो बचा था वह दूसरा आधा हिस्सा था। वान बाओले की सांसें रुक गईं क्योंकि वह चुपचाप अपने सामने के दृश्य को देख रहा था। वह हड्डियों से निकलने वाली डार्क सेक्ट आभा को महसूस कर सकता था। हड्डियों के ऊपर आराम कर रहे शहर से भी ऐसी ही आभा की किरणें उठ रही थीं। इस दृश्य ने वान बाओले को लंबे समय तक खामोशी में रहने पर मजबूर कर दिया। वह धीरे धीरे नीचे उतरा और खोपड़ी के ऊपर जा गिरा। वह शहर के अंदर खड़ा था, अपने आसपास की हर चीज को देख रहा था। उसे कुछ पल पहले ही यह एहसास हुआ था। ये वैसा नहीं था जैसा उसने सोचा था। उसने सोचा था कि किसी ने यहाँ एक शहर बनाया होगा। इसके बजाय शहर इस विशालकाय का एक हिस्सा था। शायद शहर उस समय उसके सिर के ऊपर आराम कर रहा था जब विशालकाय अभी भी जीवित था। शहर की स्थापत्य शैली ने वान बाओले को उसके डार्क ड्रीम की याद दिला दी। वह स्पष्ट रूप से बता सकता था कि यह उसी दौर से आया है जैसा उसने डार्क ड्रीम में अनुभव किया था। डार्क सेक्ट के पतन के बाद बचे हुए लोग शायद, वान बाओले ने खुद से कहा। उसकी आंखों में असंख्य भावनाएं चमक रही थीं।